विदाउट फर्दर अडो, तो वेल डायरेक्टली हम क्या करते हैं ना, थ्योरी में पहले जाते हैं। जो भी थ्योरी पेंडिंग था इलास्टिसिटी का, वी हैड दिस ग्राफ पोर्शन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड बल्क मॉड्यूलस इलास्टिसिटी। ठीक है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एंड टॉपिक खत्म हो जाएगा। पॉइजन रेशियो भी एक है, ठीक है, पेंडिंग है। तो जनरली पता नहीं है, उसे पे एनसीईआरटी में ना रहता है, लेकिन ऐसा जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पहले कवर कर लेते हैं, फिर टाइम बचे तो कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे या देखते हैं, कुछ प्लान नहीं किया हमारा। तो सबसे पहला चीज ना, हमने शेयर मॉड्यूलस एंड यंग्स मॉड्यूलस देख लिया था। हमने बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन देख लिया था। जो दूसरा होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस जो वॉल्यूम में होगा, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या इसी को बेसिकली बोलता है बल्क में जो होगा, इन द बल्क ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो समझते हैं किस तरह किस सेंस में बात कर। ठीक है, तो जैसे कि इतने दिन में तुमने प्रॉब्लम्स लेके तुमने एग्जांपल देख के ये चीज समझ गए हो तुम लोग कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का बात करते हैं फॉर लीनियर बॉडीज, वही रॉड है सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग एंड ऑल दैट। ठीक है, शेयर स्ट्रेस का बात करेंगे, वही एग्जांपल देख ही लेते कि कोई बुक है या थिक क्यूबॉइड है, उसको अगर तुम पुश कर रहे हो टेंजेंशियली। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन का मेन डिस्कशन कब आता है, व्हेन इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स, मतलब फ्लूइड में एक्चुअली मेन इसका एप्लीकेशन रहता है। ठीक है, ओके, कैसे एग्जांपल हल्का फुल्का दे सकते हैं, आप लोग ने सब पढ़ा होगा क्लास 10 में। ठीक है, फ्लूइड क्लास 10 में क्या 7 8 9 में रहता ही है आई गेस। बेसिक फ्लूइड का कॉन्सेप्ट रहता ही है कि भाई एक बॉडी है, लाइक एक कंटेनर है, उसमें कुछ फ्लूइड है। ठीक है, डिटेल्स में हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे 11 में, जब फ्लूइड शुरू करेंगे तो स्टार्ट विद वेरी बेसिक आइडियाज लाइक विद द डेफिनेशन ऑफ अ फ्लूइड इटसेल्फ। 11 में ऑब्वियसली देयर विल बी सर्टेन न्यू थिंग्स रिगार्डिंग फ्लूइड ऑब्वियसली। ठीक है, तो एकदम फंडामेंटल से शुरू करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का आइडिया आएगा सबको ही होगा फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोल के कुछ होता था। ठीक है, प्रेशर इक्वल्स टू रो जीएच। ठीक है, किसी को याद नहीं भी आ रहा होगा, डोंट वरी, लेकिन जिस रेफरेंस के लिए। तो नॉर्मली फ्लूइड में क्या होता है, अगर आप किसी फ्लूइड के अंदर एक बॉडी को इमर्स करते हो, बीट ए क्यूबॉइड बीट ए स्फीयर, कुछ भी, एक क्यूबॉइड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक क्यूबॉइड ही लिए, पानी के अंदर इमर्स किए, इस केस में क्या होगा, इस केस में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल का बात नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस केस में हम बोलेगा सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का बात करें, नहीं वो कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड के अंदर जो प्रेशर आता है, याद करा प्रेशर पढ़े थे आप लोग बचपन में, प्रेशर सिर्फ एक फेस पे थोड़ी काम करता है, हर जगह काम करता है। इन्वर्ट क्यूब के लिए 3D में इन ऑल 6 फेसेस, ठीक है, चारों तरफ ऊपर नीचे हर जगह ही प्रेशर काम करेगा। ठीक है, तो फ्यूचर में ये क्या करेगा, इट विल कंप्रेस लाइक दिस फ्रॉम ऑल साइड्स, हर साइड से कंप्रेस करेगा करना हुआ तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होगा इट इज नॉट सिमिलर टू लॉन्गिट्यूडनल केस। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स देते हो, उससे डायरेक्शन में बस होता है। ठीक है, हाँ, शेयर में भी तुम भाई एक टेंशनली देते हो, उसी के अलोंग जो भी होता है। ठीक है, यहाँ पे तो इन ऑल डायरेक्शंस हो रहा है, तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, इसलिए इसको एक सेपरेट कैटेगरी किया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल लॉन्गिट्यूडनल के टर्म्स में डिस्कस नहीं करते, हम लोग इसको एक सेपरेट कैटेगरी कर देते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस। अब नाम से मैं समझ में आ रहा है वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट द बॉडी हो रहा है, जो भी बॉडी को आप इमर्स किया उस बॉडी पे हर क्रॉस सेक्शन पे हो रहा है। रॉड में क्या होता था, ठीक है, लास्ट दिन जो डिस्कस कर रहा था वो एमजी वाला एग्जांपल, रॉड के इस क्रॉस सेक्शन पे बस काम कर रहा है फोर्स, ऐसा तो नहीं कि टेंजेंशियली यहाँ पे भी वॉल पे भी कोई फोर्स है, ऐसा तो कुछ नहीं था इतना कॉम्प्लिकेट। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पे वैसा नहीं, इट्स नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यहाँ पे हर फेस पे। ठीक है, इसलिए सेपरेट कैटेगरी करते हैं। जनरली बुक में जब भी ये टॉपिक दिखाता है तो जनरली टॉक अबाउट अ स्फीयर। ठीक है, लेकिन से स्फीयर क्यों, क्यूबॉइड लो, एक स्टोन ले लो आर्बिट्ररी शेप का। ठीक है, एक बलून इमर्स कर दो ना यार। ठीक है, एक बलून इमर्स कर दो आप, किसी भी तरह का बुलबुल शेप का बलून, वो भी प्रेशर के कारण चारों तरफ से सिकुड़ जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके, गैसेस अपने को बॉयल्स लो चार्ज लो तो पढ़ाई है। ठीक है, तो वो सब इनफैक्ट यूज भी करना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स एंड ये जो लास्ट के फ्यू टॉपिक्स है, लास्ट क्लास में बोला था मैंने, लास्ट के फ्यू टॉपिक्स है, दे डील विद नॉन रिजिड बॉडीज। ठीक है, फ्लूइड, थर्मो एंड एवरीथिंग, ये सब इंटर रिलेट हो जाता है लास्ट की तरफ। ठीक है, तो जो भी है, तो हम लोग बोलते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, आते हैं वही वही यूज करते हैं हम लोग पॉइजन के साथ। ठीक है, मतलब तुमने पूछा तो हम बता देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक फेस का देख रहे, मतलब तुम ये बोला था ना एक फेस का देखते तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, एक फेस का देखेगा लॉन्गिट्यूडनल होगा, लेकिन फिर दूसरे को देखना पड़ेगा उसके साथ वहां पे, माने यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट बिहेवियर इन दैट डायरेक्शन।
ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉइजन ले आके फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे जो बल्क मॉड्यूलस आएगा और वहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस, उनको रिलेट, ठीक है। तो पॉइजन के थ्रू होता है, ठीक है। तो इनफैक्ट उसके ऊपर सेपरेट प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, जेई के लिए। लेकिन मतलब मैं देखते हैं वो पॉइजन का डेफिनेशन देंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिलेट कर ही रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे, फिलहाल बस हम लोग पूरे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा वी लिखना है मतलब वही वॉल्यूम स्ट्रेस, जैसे लास्ट क्लास में सिग्मा एस मतलब शियर स्ट्रेस था, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, स्ट्रेस का बेसिक आइडिया क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे वही दे सकते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बात ये होता है कि जब भी इस तरह के केसेस होता है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि सर ये फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, दोज आर लाइक नॉर्मल फोर्सेस। एफ एन लिखने का मतलब नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल टू ईच फेस, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, फोर्सेस नॉर्मल टू ईच फेस। टू ईच पॉइंट ऑफ बॉडी लिख देता हूँ, ठीक है ऐसा। तो एक्चुअली एफ बाई ए ना लिख के बहुत लोग वही करते हैं, सर इंटरनल वही एफ एन बाई ए। वंस अगेन सिंपल, जो जो डिस्कशन इसके पहले हुआ था कि भाई एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद क्या होता है, बॉडी थोड़ा डिफॉर्म करता है, डिफॉर्म करने के बाद जब इक्विलिब्रियम पे आता है तो एक्सटर्नल फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस इक्वल मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। तो वहां पे हम लोग जो फोर्स पर यूनिट एरिया करेंगे, एक्चुअली टेक्निकली इट इज वंस अगेन इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, वो फंडामेंटल डेफिनेशन है। स्ट्रेस के डेफिनेशन में हमेशा इंटरनल फोर्सेस ही देख रहे हो, क्योंकि आप चेक करना चाहते हो कि बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, ओके। नाउ जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का ना लिख के हम लोग सिंपली लिख देते हैं कि सर जब भी ऐसे हाइड्रोलिक चाहिए, हाइड्रोलिक मतलब पता ही है, केसेस रिगार्डिंग अ फ्लूइड। तो जैसे जब भी ऐसे हाइड्रोलिक केसेस आते हैं, हम लोग जनरली बोलते हैं कि सर ये जो भी नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है या इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया होगा इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इस चीज को ऐसा ना बोल के आप सिंपली प्रेशर बोलो, प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर बोल सकते हो, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि सर इसको प्रेशर बोलो बेसिकली, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ इसके थ्रू ना, ये मे भी याद रहे, मैंने ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम में आता है वॉल्यूम स्ट्रेस का। लगेगा बहुत अनरिलेटेड है लेकिन काम में आता है, ठीक है। कैसे, अर्थ है, ठीक है, अर्थ को अगर ये तो हम लोग किए ही थे न्यूटन शेल थ्योरम के एप्लीकेशंस में, हम लोग बहुत सारे हाँ इनफाइनाइट सिमिली थिन शेल्स में तो रहे थे ना। तो देयर इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, ठीक है, जो एक्चुअली जॉइंट में जैसे एडवांस लेवल पे रहता है एंड फिर बाद में कॉलेज में एस्ट्रोफिजिक्स में यही पढ़ाते हैं, ठीक है, कि देयर इज अ प्रॉब्लम जहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एज यू गो डाउन टुवर्ड्स द अर्थ्स कोर, हाउ डज द प्रेशर इन द मटेरियल चेंज, पूरा रॉकी मटेरियल जो भी है उसमें प्रेशर कैसे बदलेगा, एंड दैट प्रेशर कैन एक्चुअली डिटरमाइन द, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, pressure and हाँ प्रेशर डिटरमाइंस मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल, ठीक है, प्रेशर इम्प्योरिटीज बेसिकली, मतलब प्रेशर चेंज करो तो मेल्टिंग पॉइंट बदल सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री से तो ये यूनिवर्सल नहीं है, ये एक्चुअली डिपेंडेंट एनटीपी क्या क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, आप लोगों को मेरे से वैसा पता होगा, हाँ हाँ वही। तो बात बोलते हैं कि स्टोन्स का भी मेल्टिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टोन का नॉर्मली वो मेल्ट नहीं करेगा एक स्टोन, लेकिन अंदर में जाते जाते टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो मे भी एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोन्स दे स्टार्ट मेल्टिंग एंड, ठीक है। तो वो प्रेशर के कैलकुलेशंस इनसाइड अर्थ लाइक पूरा क्रस्ट के नीचे जाते जाते उस पूरा कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग जब जो भी आइडियाज आते हैं, जो भी फिजिक्स लगाते हैं, वहां पे हम लोग को ये वॉल्यूम स्ट्रेस ही देखना पड़ता है। कोई भी एक सेक्शन, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कोई भी एक छोटा सा सेक्शन लेके देखो मटेरियल का, रॉक का, ठीक है, बिलो द मेंटल एंड द क्रस्ट, ठीक है, वो तो वॉल्यूम स्ट्रेस में ही है ना, उसके ऊपर तो चारों तरफ से प्रेशर काम कर रहा है, ठीक है। वहां पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी अकाउंट में लेते हैं कि बाकी लोग मिलकर उसको अंदर पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी कुछ रहता है एनालिसिस, मैं बस ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इन जियोलॉजी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली जियोलॉजिस्ट लोग ये पढ़ते हैं, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में हम लोग जब ये सब पढ़ते हैं वो एक्चुअली टॉक अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। तो अर्थ में अगर कुछ स्टडी करना चाह रहे हो, जैसे बचपन में हमको जियो फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स था उसमें, जहां जब फिजिक्स आ जाता हमको इंटरेस्ट आ जाता, ठीक है, सिंपल बात है। लेकिन भाई जब आता था ना सोशल ज्योग्राफी, कहाँ पे कैसा कपड़ा पहनते हैं, कहाँ पे क्या खाते हैं, भाई हमको बहुत बोरिंग लगता था। कहाँ पे क्या खाते हैं मैं जान के क्या करूँ, ठीक है। तो जो भी है, तो सोशल ज्योग्राफी हमको एकदम हाँ मैन वर्सेस वाइल्ड ना, ठीक है। तो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जियोफिजिक्स में ये सब पढ़ते हैं, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस देयर, ठीक है, तो यूज करना पड़ता है। तो मैंने मैं बस बोला था कि हमें ऐसा नहीं हमेशा फ्लूइड के लिए, फ्लूइड विल बी द मैक्सिमम केस जहाँ पे सब लोग एग्जांपल बोलेंगे सर फ्लूइड में वॉल्यूम स्ट्रेस यूज करो, लेकिन ऐसा नहीं है।
देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस। अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे इसी डायग्राम में, ये डायग्राम हम लोग अच्छे से ही कर लेना, ठीक है। लोकल प्रेशर लेट्स से पी है। अच्छा, आप सबको पता होगा जनरली प्रेशर वैरीज विथ हाइट एंड एवरीथिंग, ठीक है। मैं जब यहाँ पे बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ राइट नाउ अगर मैं ये बॉडी दिखा रहा हूँ, मान के चलो कि ये बॉडी का हाइट जो है बहुत ज्यादा नहीं है, सच दैट प्रेशर ऊपर नीचे हर जगह ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ओके, हाँ मैंने ज्यादा हाइट नहीं है, स्टोन है लेट्स से, छोटा सा स्टोन, ठीक है। तो उसको टॉप में और नीचे में प्रेशर उतना डिफरेंट नहीं है, ताकि मैं इस पूरे बॉडी के लिए एक सिंगल स्ट्रेस का बात कर सकता हूँ। टेक्निकली क्या होगा, अगर एक बॉडी है और ऊपर नीचे हर पॉइंट पे स्ट्रेस वेरी कर, प्रेशर अगर हर जगह वेरी कर, वन सेकंड यू हैव टू टॉक अबाउट एलिमेंट्स, यू हैव टू इंटीग्रेट एंड दिमाग खराब। हाँ, तो हम वो सब नहीं करना चाहते, लाइक सिंपल स्टार्ट करने के लिए मान के चलेंगे हर जगह प्रेशर सेम, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, इससे डिस्कशन थोड़ा इजियर हो जाता है। तो अगर हर जगह प्रेशर सेम है, ठीक है, स्ट्रेस हर जगह वॉल्यूम स्ट्रेस सेम है, तो हम लोग बोलते हैं कि सर अब नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी क्या करेगा, दिख ही पा रहा है, इट विल डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो अब आता है स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दे ऑफन यूज दिस वर्ड वॉल्यूमेट्रिक। तो लाइक आपकी मर्जी, अंग्रेजी है, ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब्स है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन का हर जगह डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन समथिंग बाय द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। हाँ, फ्रैक्शनल चेंज आता है। फ्रैक्शनल चेंज में आप क्या लिखेंगे, डेल वी अपॉन वी, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, सर डेल वी, डेल ऑफ एनीथिंग इट्स लाइक ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, यही तो होना चाहिए ना, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल, हाँ एग्जैक्ट, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब बात है ना, कन्वेंशनली जो प्रेशर मैंने फोर्सेस का डायरेक्शन दिखाया, मतलब इनटू द बॉडी, ठीक है, प्रेशर फोर्स हमेशा इनटू द बॉडी काम करता है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर हुआ, इंटरनल प्रेशर हुआ, जैसे कि कंसीडर द एग्जांपल ऑफ अ बलून, ठीक है, एग्जांपल लो, ऐसे एग्जांपल लेके सोचो, ठीक है। ओके, अगर बलून के गैस के कारण प्रेशर का बात करते हो बस, तो ऑब्वियसली दैट इज आउटवर्ड, ठीक है, मैंने फ्लूइड में नहीं, मैंने फ्री टू एक्सपैंड है कहीं पे, आप पंप कर, ठीक है, तो गैस के कारण उसके मटेरियल पे जो प्रेशर है वो आउटवर्ड है, ठीक है। तो हम लोग जनरली कन्वेंशनली ऐसा होता है कि किसी बॉडी पे जो फोर्स, जो प्रेशर फोर्स से इनवर्ड काम करता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, मतलब बस प्लस पी, कोई माइनस फाइनस का साइन यूज नहीं करते। अब बात है कि अगर इसको नॉर्मली तुम वॉल्यूम स्ट्रेस को इनहेरेंटली पॉजिटिव ट्रीट करते हो, वॉल्यूम स्ट्रेन जो होगा वो तो नेगेटिव आने लगेगा, क्योंकि आप तो वॉल्यूम डिक्रीज कर, इतना क्लियर है ना डायग्राम में, इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे वी फाइनल विल बी लेस देन वी इनिशियल, बॉडी कॉम्प्रेसेस, ठीक है, जनरली, ओके। अब बोलते हैं कि सर अगर यहाँ पे भी हुक्स लॉ अप्लाई करते हो, वन सेकेंड, हुक्स लॉ विल होल्ड फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, हर बार ये बोला गया, ठीक है। तो बॉडीज अगर डिफॉर्म करते हैं फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, वन सेकेंड हुक्स लॉ होल्ड्स, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लास्ट फ्यू क्लासेस की तरह वो लिख सकते हैं, सर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तुम जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लेके आओगे, हाँ यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सर बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, बी से डिनोट करते हैं, इट्स अ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। अब बात यहाँ पे ये रहता है, बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, ओके ओके ओके, थैंक यू, हाँ हाँ, तो भावना में बहते बहते हम बह गए, अरे ये सिग्मा भी है ऑब्वियसली, ठीक, वॉल्यूम स्ट्रेस, थैंक यू। हाँ, तो जो हम बोल रहे थे कंटिन्यू करते हैं, तो वॉल्यूम स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्ट्रेन, बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, ये जो भी हम लोग मॉड्यूलस लेते हैं, नाम में ही है मॉड्यूलस एक्चुअली, ठीक है, इसी रीजन से कि भाई दीज आर पॉजिटिवली, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटीज, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। तो बात है सिग्मा भी न्यूमेरिकली दिस इज पॉजिटिव, यहाँ पे प्रेशर हो रहा है, बीटा इज बीटा या बी, बीटा नहीं बोलते बी, बल्क मॉड्यूलस ये पॉजिटिव है, एंड स्ट्रेन इनहेरेंटली नेगेटिव है, ठीक है। तो दोनों साइड में मैथमेटिकली अप्रोप्रिएट होने के लिए हम लोग यहाँ पे एक माइनस इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। या बहुत लोग क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट लाइन में, मतलब हम लोग जब इसको रीअरेंज करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर केस, मैं कहां पे जाऊं, मैं ऊपर में जाता हूं, ठीक, हाँ एग्जैक्टली वही, तो हम लोग माइनस रखते ताकि उसको काउंटर करते इसीलिए,
ठीक है, मतलब ये माइनस रखने का बेसिकली मेन रीजन है कि मैथमेटिकली दोनों साइड पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, टाइम मैंने तुम न्यूमेरिकली करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, बस टू बी मैथमेटिकली अप्रोप्रिएट, क्योंकि जब भी स्ट्रेन का बात करते हो वहां पे जो वॉल्यूम चेंज होता है इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज हाउ इट्स डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव लेंगे और वो पॉजिटिव, मतलब एक्सपैंड किया तो आप जो फोर्सेस ले रहे हो वो बाहर की तरफ है, तो प्रेशर फोर्सेस वो नेगेटिव लो और इसको पॉजिटिव ले लो, तो बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज है कि हम लोग अगर बल्क मॉड्यूलस को एक्सप्रेस करते हैं, इफ यू एक्सप्रेस द बल्क मॉड्यूलस एज अ रेशियो, तो स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेस में आएगा प्रेशर, ठीक है, तो माइनस उधर प्रेशर लिख लेते हैं, एंड वॉल्यूम स्ट्रेन में आएगा डेल वी अपॉन वी, ठीक है। तो दिस इज वन कॉमन फॉर्मूला, कॉमन नोटेशन जो आप बुक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली देखोगे, वो बीटा बी इक्वल्स टू माइनस पी बाई डेल वी अपॉन वी, देखना आपको कॉमनली ये बुक में एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉमन नोटेशन है, क्या बताऊं, ठीक है। तो ये लाइक बहुत सिली टॉपिक है, मतलब बुक्स में भी पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम चीज ही मिलेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा जो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, अभी तो नहीं बोल सकता, वो फ्लूइड लेने के बाद बता पाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी बस मेंशन कर देता हूँ कि वंस अगेन दिस इक्वेशन इज ऑफन यूजफुल इन अ डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। मतलब जैसे लास्ट क्लास देखे ना, डेरिवेटिव करके इंटीग्रेट करके कुछ करना पड़ रहा था हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन उतना ज्यादा काम में नहीं आएगा, रादर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊँ, ठीक है, कॉपी कर लो फिर मैं बताता हूँ। तो ऑफन जो फॉर्मेट कॉमनली यूज किया जाता है, इट इज ऑफन लाइक दिस कि b इक्वल्स टू माइनस p ना लिख के फॉलो करना, लोग कैसे लिखते हैं dp, और नीचे होता है डेल वी अपॉन वी, तो डेल वी को dv अपॉन v ऊपर में ऐसे कर ली, ठीक है। तो दिस इज अ कॉमन नोटेशन फॉर बल्क मॉड, इट इज ऑफन यूज्ड, ठीक है। इसका यूज वंस अगेन देखेंगे कहाँ पे, फ्लूइड में, गैसेस में, हर जगह देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में कोई मैं लिख दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिक मैं एलिमेंट्री केस के लिए लिख रहा हूँ, तो वो वेरी करे ना, फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा यूज कर पाओगे, लेकिन वो p बाय डेल वी अपॉन v वो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, वैसे केसेस के लिए क्लियर है, ठीक है। जैसे लास्ट केस में डिफरेंशियल नोटेशन दे रहे थे, लास्ट क्लास जो प्रॉब्लम लिए थे, वेरिएबल स्ट्रेस था, देखना स्ट्रेन को लिखे थे तो वहां पर ऑटोमेटिक dy अपॉन dx आ गया था, एक स्वीट डिफरेंशियल फॉर्म आ गया था, इंटीग्रेट किए थे हम लोग, ठीक है, होपफुली याद होगा। तो ये कॉमन फॉर्मेट है फॉर बल्क मॉड्यूलस जो ऑफन यूज किया जाता है, ठीक है। तो वंस अगेन व्हेन यू टेक अ प्रॉब्लम देन इट बिकम्स मोर क्लियर, ठीक है, लेकिन ये कैसे लिखे क्लियर रखना, प्रेशर तो लाइक डीपी लिख देता है, पी को मतलब स्मॉल चेंज इन प्रेशर हुआ कहीं पे, ठीक है, और डेल वी तो डीवी, और बाई वी था तो वी को ऊपर लेगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, यहाँ इज इट, एंड व्हाट एल्स, प्राइमरी पार्ट पढ़ लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। थ्योरी का जितना ये टुक टक पार्ट है ये सब पहले खत्म कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ये बस कर्तव्य बनता है तो बता रहा है, पर ये सब ज्यादा हेफ्टी पार्ट नहीं है, खुद पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, इजी स्टफ। हाँ, तो मुझे लगता नहीं, क्या वो लोग भी बूढ़े हैं, ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है ना, मैं मिटा दिया। तो नाउ नेक्स्ट टेक अप दिस थ्योरी। तो तीन मेन हम लोग ने स्ट्रेस स्ट्रेन का टाइप देखा, वॉल्यूम, शियर एंड बल्क, ठीक है। अच्छा, कोई हमको डाउट पूछ रहा था क्या? अरे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, शियर एंड वॉल्यूम, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, कोई हमको पूछ रहा था ट्विस्टिंग वाला, ठीक है। ट्विस्टिंग एंड ऐसा एज सच है नहीं कुछ, लेकिन मैं लास्ट में डायग्राम करके समझा दूंगा, ठीक है। कहीं बुक में अगर रेफरेंस में मिल गया तो ये लिख यू अंडरस्टैंड कि क्या ट्विस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो पहले मेन पार्ट कर लेते हैं। तो एक कॉमन क्या होता है, ग्राफ आता है, ठीक है। पहले इसका लाइक क्या होता है, ग्राफ डिस्कस करने पहले पहले ये चीज समझ लो, ये चीज सब लोग please सुन लो बात की। ये पहले क्लास में बोला था कि इलास्टिसिटी इज मोर ऑफ अ एक्सपेरिमेंटल टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हो इट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग, मतलब ऐसा नहीं कि न्यूटन से स्टार्ट करके पूरा टॉपिक के सब कंक्लूजंस डिराइव कर सकते हो, जैसे कि वर्क पर एनर्जी में था, यू कैन डिराइव सर्टेन थिंग्स, पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करके वर्क एनर्जी तक सब डिराइव किए थे फॉर्मूलाज। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ स्टडी करने के लिए आपको कुछ रेडीमेड पैरामीटर्स दिया जाता है, ठीक है, और उसको उनके बीच का रिलेशन देखना है तो वो सब हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, क्योंकि ये चीज जब मटेरियल के साथ डील करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, मटेरियल्स ना मतलब दे हैव अ लार्ज वैरायटी, ह्यूज वैरायटी, देयर इज नो सिंगल बिहेवियर दैट फिट्स ऑल मटेरियल्स, ठीक है। हुक्स लॉ इससे द्वारा बोला गया कि स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ठीक है। बहुत लोग हुक्स लॉ ओबे भी नहीं करेंगे,
ठीक है, स्टार्टिंग से ही हो सकता है ओबे ना करे, ठीक है। तो हम लोग एक जनरल ना अभी एक ग्राफ स्टडी करता है, वो ग्राफ के थ्रू मेन काम रहता है कि कोई भी जनरली किसी भी बॉडी का ओवरऑल बिहेवियर क्या होता है। अगर तुम बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करते रहे, इफ यू कीप ऑन लोडिंग, ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया जा रहा है, तो जनरली बॉडीज कैसे बिहेव करेंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ग्राफ स्टडी कर लेते हैं, लेकिन वो आपका क्या होता है, वो फाइनल थंब रूल नहीं है, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट बिहेवियर, कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। तो एक्चुअली कॉलेज लेवल पे क्या होता है ना, जैसे कि सिविल वालों का, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, वो लोग कंक्रीट के लिए, ठीक है, जैसे आरसीसी बोलता है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में भी आरसीएस, सीमेंट, हाँ, ठीक है। तो हर एक मटेरियल के ना एक सेपरेट स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ उन लोगों को पढ़ के रखना पड़ता है, ठीक है। तो इट्स लाइक अभी जितना इजी लगता है उसमें और मेरा माइंड बॉगलिंग, ठीक है, पसंद नहीं आता, सिंपल बात है, ठीक है। तो कितना किसी को फिजिक्स पसंद है, बाद में जाकर पसंद नहीं आता, ठीक है। तो जनरल पढ़ने भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो मेन चीज होता है कि नहीं, मैंने हर मटेरियल का देखे जाओ तो लाइक डिफरेंट है, वैरायटी है, ठीक है। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बता पाएंगे लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो देखते हैं, तो वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। बेसिकली क्या शो करता है, जनरल बिहेवियर of materials, obviously under deformation, stress strain पढ़ रहे हो मतलब डिफॉर्मेशन का अंडर स्टडी करो, ऑब्वियस बात है, ठीक है। नहीं बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या करते हैं हम लोग एक्चुअली। भी इस जो रीडिंग्स लेते हैं, वो रीडिंग्स हम लोग रुक रुक के इक्विलिब्रियम पे ही लेते हैं। बुक में तो इसलिए फटाक से बन गया, इससे थोड़ी होता है, ठीक है। हाँ आएंगे, सब आएंगे। तो ऑब्वियसली इसमें एक दो ग्राफ नहीं, मेरे बुक में एक ही ग्राफ रहता है, लेकिन आई हैव टू शो सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो हमको थोड़ा हो सकता है बहुत सारे ग्राफ्स करने पड़े, ठीक है। पहले ये प्राइमरी लेते हैं। वर्टिकल एक्सिस में हम लोग स्ट्रेस प्लॉट करेंगे, ठीक है, सिग्मा, यहाँ पे स्ट्रेन। जनरली स्ट्रेन मतलब इट्स अ फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन लेस देन 1 होगा, डेल एल बाई एल नॉट, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है, अगर डेल एल बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो भी है यहाँ पे जनरली बहुत लोग परसेंटेज प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, डेल एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम अब दिखाना चाहते हैं, तो देखो सबसे पहले प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जैक्टली होता क्या है, ग्राफ में आप बाद में ड्रॉ करना, बुक में आपको मिल भी जाएगा, ठीक है, तो पूरा डिस्कशन मिल जाएगा थोड़ा डिटेल्स में, लेकिन हम समझते हैं कि एग्जैक्टली लैब में आप करते क्या, ठीक है। लैब में हम लोग ये करते हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली वी डू दिस विद अ वर्टिकल सेटअप, लेकिन वर्टिकल लेके समझाता है ना, नहीं लॉन्गिट्यूडनल के एग्जांपल लेके करते हैं, ठीक है। अब मैं एज्यूम करेंगे एक बॉडी है, नहीं फिर एमजी भी आएगा, छोड़, ना वाई कॉम्प्लिकेट, सिंपल वाली समझाते हैं। कोई एक बॉडी है, विल बी टॉकिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। कोई बॉडी है, नेचुरल लेंथ एल नॉट, उसका कुछ अपना यंग्स मॉडुलस एंड एवरीथिंग, सब कुछ हमको एक्सपेरिमेंटली निकालना है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। तो व्हाट डू पीपल डू, जो एकदम पहले क्लास में डिस्कस किए थे, पहले तो नेचुरल लेंथ में कोई फोर्स नहीं है इंटरनल, कोई स्ट्रेस ही नहीं है इंटरनल, इंटरनल स्ट्रेस इंटरनल स्ट्रेन जीरो, ठीक है। तो अगर तुम प्लॉट करते हो यू विल गेट दिस पॉइंट, ठीक है, ग्राफ पे आपको पॉइंट ये वाला मिलेगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज अ नेचुरल स्टेट, ठीक है। अपने नेचुरल लेंथ में तो इंटरनली कोई फ्री बॉडी डायग्राम करोगे, तो पहले क्लास में ये सब डिस्कस किए थे, याद करना कि छोटा सा एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम करोगे तो इंटरनल फोर्स आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। स्ट्रेन भी नहीं है, देयर इज नो डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ, ठीक है, कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट, ठीक है। अब तुम क्या किए, फोर्स देना शुरू किया, लेकिन हम लोग ये करते हैं एग्जाम में, मतलब एक्सपेरिमेंट में, सपोज मुझे फोर्स बिल्डअप करना है टिल लेट्स से 0 to 1000 न्यूटन, 1 किलो न्यूटन तक बिल्डअप करना, व्हाट डू यू डू, मैं 0 से सपोज 10 न्यूटन अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा 10 न्यूटन जब अप्लाई करूंगा, मैं अप्लाई करके वेट करूंगा, हो सकता है मैं फटाक से ही दे दिया चलो, लेकिन मैं अप्लाई करके वेट करूंगा, आई वेट फॉर 10 न्यूटन, मैं 10 न्यूटन तक इसको जितना डिफॉर्म करना है कर ले भाई तू, ठीक है। फिर मैं फिर से फोर्स बढ़ाऊंगा, मैंने आई विल इंक्रीज माय फोर्स नॉट डायरेक्टली फ्रॉम 0 to 1000, मुझे रीडिंग्स लेने हैं, अगर लैब में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं 0 से 1, 1 से 2 तो हो गया 6 साल लगेंगे, ठीक है, कॉलेज पास आउट करके तभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, हम लोग बोलते हैं कि ठीक है अब कुछ एक स्टेप्स लो, ठीक है,
1000 न्यूटन तक बिल्डअप करना है, मैं चाहता हूँ 1000 न्यूटन तक मेरा एक्सपेरिमेंट चले, ठीक है। 1000 न्यूटन के कंपैरिजन में 10 न्यूटन का गैप छोटा ही है, ठीक है। तो आप 10 न्यूटन लेके अब गैप में बढ़ा रहे हो, तो 0 से आप F1 किए एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन F1 देख आप वेट करोगे तो ये बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है इसमें टाइम गया है, फटाक से होकर आप बस रीडिंग नहीं ले लियो, आप वेट करोगे। कब तक वेट करोगे? जब तक अपने इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन पे ना पहुंच जाए। रिकॉल करना, मैंने एक वर्ड बोला था इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन, मैं फिर से रिपीट करता हूं, उसका मीनिंग होता है देयर विल बी नो फर्दर डिफॉर्मेशन अंडर गिवन फोर्स। फोर्स बढ़े तो और करेगा, बट एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्स के लिए देयर विल बी वोंट बी एनी फर्दर डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब F1 पे अगर अप्लाई करके छोड़ देते हो तो भाई वो कुछ दूर और डिफॉर्म करेगा, ठीक है। F1 पे अभी भी F1 अप्लाई करके रखे हो, आप फोर्स नहीं बढ़ाया एक्सटर्नली। अरे बात है कि डेल एल तो नहीं मिल जाएगा फटाक से, रबर बैंड में मिल सकता है, लेकिन रॉड में तुमको, स्टील रॉड में थोड़ी तुमको डेल एल फटाक से मिल जाएगा, इसलिए वेट करना। वेट इसलिए नहीं कि वो इंटरनल फोर्स, वो तो हमको पता है इक्विलिब्रियम में इंटरनल फोर्स F1 ही आया है, ठीक है। कहीं कहीं कुछ और भी होगा इसलिए बोल रहे हैं, क्लियर है। तो मेन चीज है कि मुझे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों मेजर करना है, तब वेट, क्योंकि हर बॉडी फटाक से रेस्पॉन्ड नहीं करता, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है यार, तो यू हैव टू वेट, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं लैब में वी एक्चुअली टेक आयरन सैंपल एंड स्टील सैंपल। स्टील सैंपल में अच्छा खासा फोर्स अप्लाई करता है, इन बट वी यूज हाइड्रोलिक मशीन्स। सुनते हो ना तुम लोग कि वो जेसीबी हाइड्रोलिक मशीन्स होते हैं, दे अप्लाई ह्यूज फोर्सेस, मैंने सुने हो ना जेसीबी में हाइड्रोलिक मशीन्स होते हैं वो सब, ठीक है। नहीं सुने तो जानो, मैंने पानी के बाद अच्छा खासा पावर होता है, डोंट थिंक वी कैन अंडरस्टैंड पानी, ठीक है। हाँ मतलब हाइड्रोलिक मशीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मशीन्स, ठीक है। वो तो जो लार्ज अर्थ मूवर्स होता है, अर्थ मूवर्स, ये वो जनरल टर्म यूज किया जाता है, ठीक है, उसमें भी हाइड्रोलिक मशीन्स यूज किया जाता है। तो एक स्टील रॉड को डिफॉर्म करने के लिए पीपल एक्चुअली यूज हाइड्रोलिक मशीन्स इन एक्सपेरिमेंटल लैब सेटअप, ठीक है। तो अच्छा खासा फोर्स धीरे धीरे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि क्रेन में आके बैठा रहता चलाता है, ऐसा नहीं। हाँ नहीं नहीं, हाँ वो एमजी भी लेना पड़ता तुमको, ठीक है, लेकिन एक्चुअली बात वही है, कंपेयर टू योर फाइनल फोर्स वो एमजी इग्नोर कर देते हैं। तो मैं वो भी डिस्क्रिपेंसी में नहीं जा रहा था, तो मैं हॉरिजॉन्टली ले लिया, ठीक है। हम लोग जो लैब में करते हैं वर्टिकल सेटअप ही रहता है, तो उतना वेट उसका नहीं करता। तो जो भी है F1 अपने अप्लाई किया, अपने वेट किया ताकि ये फाइनल अपने डिफॉर्मेशन पे आए, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन। ये इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन वाला लेट्स से डेल एल वन, ठीक है। डेल वन अपन एल नॉट जो मेजर करोगे दैट विल बी द स्ट्रेन एट राइट नाउ, तो दैट विल बी एप्सिलॉन वन। अभी जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, लेट्स से दैट स्ट्रेस इज सिग्मा वन, ठीक है। तो अब तुमको ये जो दो वैल्यूज मिला, अब तुम उसको प्लॉट करोगे, ठीक है, ऑन द ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ में तुमको सपोज ये वैल्यू और ये वैल्यू मिला, तो प्लॉट किए, तुमको कॉमन पॉइंट यहाँ पे मिला, इतना तो अब तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही तुमको रीडिंग्स लेते रहना, ठीक है। तो धीरे धीरे तुम फोर्स बढ़ाओगे, वेट करोगे, स्ट्रेन होने दो उसमें, तो ऐसे करके तुम बहुत सारे मल्टीपल रीडिंग्स लोगे। ये जो पूरा फुल प्रोसेस है, इसका नाम हम लोग दिए थे, फिर एक और ये जो पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, इसको हम बोलेंगे लोडिंग, लोडिंग ऑफ द बॉडी। आएंगे आएंगे सब हौले हौले, सब मैं पहले कर दूंगा तो हो गया, हौच पौच हो जाएगा। मैं बुक वाला मेथड यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैंने लैब में जैसे हमने देखा था अपने कॉलेज के टाइम पे, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिकल में ये सब नहीं रहता, तुमको मैकेनिकल वालों से थोड़ा बुक पढ़ के देखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने थोड़ा इधर उधर पढ़ा था, तो पता है कि लैब में क्या करवाते हैं, ठीक है। तो आपको ये धीरे धीरे लोडिंग करना पड़ेगा बॉडी का, धीरे धीरे लोडिंग हुआ बॉडी का, आपको धीरे धीरे रीडिंग्स मिलेंगे, ठीक है। तो लेट से आप 1000 न्यूटन तक डायरेक्टली नहीं जाते, ठीक है। आप कॉन्शियसली लेट्स से 100 न्यूटन तक अपना बिल्डअप करते हो, 100 न्यूटन लेट्स से 500 न्यूटन तक। तो 500 न्यूटन तक तुम जब रीडिंग्स ले रहे थे, आपके रीडिंग्स जो आ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सबके सब दे आर ऑलमोस्ट फॉलोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली, এই দিকে ছোটবেলা গ্রাফ করেছিস তো সবাই, এই দিক ওদিক একটু আসেই, ठीक है। फिर बोलता है join the maximum number of points passing through a straight line, ऐसा होता है ना लैब में किए, मैंने ज्योमेट्री में ऐसे किए थे, तो ये सब प्लॉट किए पॉइंट्स, मैक्सिमम कुछ कुछ इधर उधर डांस करेंगे, हाँ। तो वो मैक्सिमम के थ्रू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो तुम लेट से कुछ एक, हाँ रीडिंग यही आ रहा हो, लोडिंग प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा है सर, आपको मिल रहा है। एक हद के बाद तुमको मिलता है, तुमको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो काफी डिविएट करने लगता है, ठीक है। ऐसे करके रीडिंग्स लेते रहो, अगर हर बार तुम स्ट्रेस स्ट्रेन हर बार मेजर कर रहे हो, इक्विलिब्रियम को वेट कर रहे हो, स्ट्रेस मेजर कर रहे हो, फिर से फोर्स अपना मेजर किया, तुमने फोर्स दिया, तुम्हारा फोर्स और इंटरनल फोर्स इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। लास्ट क्लास से देख रहा प्रॉब्लम सॉल्व में तुम मेजर करते रहो, तो देयर विल बी मार्क डिफरेंस, मतलब तुमको अब प्रॉपर्ली विल गेट मेनी पॉइंट जो सही में उस स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं कर सकते, यू विल सी अ मार्क्ड डेविएशन। वो डेविएशन जब आना शुरू करेगा, तब तुम्हारे दिमाग में सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई अब कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अब ये नया बिहेवियर। तो हम लोग उस पार्ट का भी
फटाक से नहीं जाएंगे, लेकिन लैब में करते करते धीरे धीरे लोग रियलाइज करते हैं। ठीक है, तुम लोग का एज अ बच्चा तुम लोग को बता दिया जाता है कि देखो ये जो लीनियर बिहेवियर है, मतलब ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दिस विल होल्ड, ये होल्ड करेगा टिल अ सर्टेन पॉइंट। इफ यू जॉइन देम बाय स्मूथ कर्व, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में क्यों, अरे ओरिजिन में आने का रीजन क्या था, स्टार्टिंग में आप स्टार्ट की नेचुरल लेंथ, ठीक है, नेचुरल लेंथ से स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में तो वो कोई इंटरनल स्ट्रेस ही नहीं है। क्या शुरू में डिविएट मतलब कैसा, स्टार्टिंग में कर्व एक्चुअली मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने बोला ना कि जनरल केस ले रहा हूँ, यू माइट फाइंड सम मटेरियल जिसके लिए हो सकता है स्टार्टिंग से कर्व ग्राफ, ठीक है, मे बी हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तुमको ग्राफ ऐसा लीनियर मिलेगा, जितने पॉइंट्स मिलेंगे सब पॉइंट्स एकदम स्ट्रेट लाइन पे राई करेंगे। अब आई गेस इतना तुम लोग खुद बेसिक ज्योमेट्री से रियलाइज कर लोगे कि सर अगर ये सब पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है मतलब सबका स्लोप सेम है। मतलब मैं किसी भी सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 का रेशियो लूं, मतलब नेक्स्ट सपोज f2 हुआ तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 f3 सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3 सबका रेशियो लोगे तो रेशियो सेम आएगा, बिकॉज़ द रेशियो विल बेसिकली गिव यू द स्लोप। इतना सब लोग आई गेस क्लियर, इतना तो बेसिक मैथ्स है एक्चुअली। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि इनिशियली ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, इनिशियली आप देखोगे कि जो स्ट्रेस है, ठीक है, एंड जो स्ट्रेन है, इसका रेशियो एक्चुअली क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, मैं बस सिग्मा 1 मैंने f1 के लिए बता रहा हूँ, बट ये कीप इन माइंड, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रही है, बट कीप इन माइंड कि नेक्स्ट में f2 भी अप्लाई करूंगा, अप्लाई करके फिर वेट करूंगा, फिर मुझे यहाँ पे एक सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 मिलेगा, समझ में आ रहा है ना, फिर मैं f3 अप्लाई करूंगा, आई इंक्रीज इट बाय स्मॉल अमाउंट, फिर मैं वेट करूंगा तो सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3 मिलेगा। इस तरह से हर एक का रेशियो लेट से सेम आ एकदम ऑलमोस्ट क्लोज। ठीक है, मतलब ऑल द पॉइंट्स विल ऑलमोस्ट लाइक ना स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमने हुक्स लॉ से देख लिया कि ये रेशियो क्या आएगा, यंग्स मॉड्यूलस आएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ओके दिस इज अ रीजन वेयर हुक्स लॉ होल्ड्स, ये जो ग्राफ है मतलब वहीं पर हुक्स लॉ होल्ड करता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ये जो होल्ड करता है, इसको एक ब्लू डॉट से डिनोट करता हूं, कुछ दूर तक होल्ड करता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रीजन। मैंने ग्राफ का जो बिहेवियर है तुम एक्सपेरिमेंटली चेक करो, ये रिकॉर्डिंग वैल्यूज बेसिकली और कुछ नहीं। ठीक है, आप पाती अपने तो 11 में आप लोगों ने लैब किया ही नहीं तो फील भी नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने बेसिकली आप यू आर टेकिंग रीडिंग्स में, नथिंग फैंसी अप हियर, आपको एक पाती काम दे दिया गया, आप बेवकूफ है बेसिकली। ठीक है, हाँ मतलब जो बच्चे करते हैं ना, हम लोग खुद ही लैब में जो दोस्त लोग करते थे, डू नॉट यूज टू थिंक अबाउट इट कि होच्छे टाइम होच्छे बस रीडिंग्स अच्छी तो रिकॉर्ड करो ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है, उसके बाद इंटरनल वर्किंग आता था ये वो। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रीजन बेसिकली समझाते हैं कि आप रीडिंग्स लेते रहोगे तो आपको रेशियो एकदम कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल रीजन बोलने का मतलब ये होता है कि दिस रीजन में जो वैल्यूज आता है ओबेस हुक्स लॉ, मतलब मेटेरियल ओबेस हुक्स लॉ बेसिकली। ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब वही যেটা বলছিলাম না কি হুক্স पे যেটা होता है फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, तो অনেক মেটেরিয়াল जो ना ये स्ट्रेट लाइन पोर्शनটা অনেক ছোটই থাকবে, फिर तुम जब ग्राफ प्लॉट करने गए हो सकता कुछ देर तक ही स्ट्रेट लाइन रहा, उसके बाद से कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गया। ठीक है, हो सकता किसी किसी मेटेरियल के लिए बहुत दूर तक रेफरेंस डिस्क्रिपेंसी आएगा, लेकिन डिस्क्रिपेंसी या नॉन लीनियर बिहेवियर जिसको बोलते हैं, ये लीनियर बिहेवियर एक ही, प्रोपोर्शनल लीनियर एগুলো तो एक ही वर्ड। ठीक है, प्रोपोर्शनल रीजन बोलो लीनियर रीजन बोलो, ठीक है, सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो ये सब में हुक्स लॉ ओबे होता है। ठीक है, मैंने वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा, और ग्राफ के थ्रू रेशियो कौन सा आएगा, सर अगर बाई चांस ये एंगल मेजर कर लो चचा, ये वाला एंगल ये ब्लू में दिखा रहा है थीटा, तो ऑब्वियसली ग्राफिकली दैट विल बी tan थीटा। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, कोई भी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन करो, राइट। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, तो लैब में ये होता है ग्राफ से आप यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर लेते हो कि स्टील का एंड एवरीथिंग। बुक में जैसा अभी तुम लोग बुक खोलोगे तो हर एक मटेरियल का यंग्स मॉडुलस का लिस्ट दिया रहेगा। ठीक है, और अच्छा खासा ऑर्डर होता है मेरे ख्याल से 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एमनी था, भालो भालो ऑर्डर था, देखना मुझे एग्जैक्टली वैल्यू याद नहीं है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड किया कैसे, लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, एग्जैक्टली ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, दे हैव रिकॉर्डेड द वैल्यूज, फिर बोला यंग्स मॉडुलस इस मटेरियल का ऐसा है, इस मटेरियल का ऐसा है। ठीक है, ओके। अब एक कुछ पॉइंट के बाद वो बोले ना कर्व आने लगेगा, वहां पे अब एक मतलब क्या बोलते हैं एक प्रॉब्लम, नहीं नहीं आ आ ऐसे नहीं, सबका लॉजिक है देखो। ठीक है,
ये मैंने ये जो ब्लू करके एक ऊपर में पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दिस इज द लास्ट वैल्यू जब तक तुमने ये लीनियर बिहेवियर देखा, इसके बाद से देयर इज अ मार्क्ड डिविएशन, उसके बाद से तुम वैल्यू जो रिकॉर्ड करोगे वो ऑलमोस्ट इस ग्राफ से डिविएट करेंगे, ठीक है, मतलब उसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला। So, ये जो पॉइंट होता है ना, इसको मैं एक नाम देता हूं P corresponding to that point and I call it the proportional limit। नाम से समझ में आ रहा है, जहां तक प्रोपोर्शनल है, सिंपल बात, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। आप तो लेट्स से दिस कॉरस्पॉन्ड टू सम सिग्मा P एंड एप्सिलॉन P। आप कुछ एक फोर्स बढ़ाओ, लेट्स से प्रैक्टिकल को फोर्स 0 से 300 न्यूटन तक बढ़ाया, ठीक है, 300 न्यूटन तक तुम फोर्स बढ़ाते गए, तुम देखे 300 न्यूटन तक तो हुक्स लॉ ओबे हुआ, लेकिन उसके बाद से बंदा एक नॉन लीनियर बिहेवियर शुरू हुआ, उसके बाद से जो रीडिंग्स आ रहा है वो सेम ग्राफ पे लाइन ही कर रहा है, ठीक है। तो सिग्मा पी एंड एप्सिलॉन पी मिला प्रोपोर्शनल लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग। उसके बाद से अगर तुम फोर्सेस बढ़ाते रहे 300 के बाद 400 500 बढ़ाते रहे, आपके रीडिंग्स तो सेम ग्राफ पे नहीं आएंगे, तो होगा क्या, आप देखो अब एक नया बिहेवियर, अगर इतना कॉपी हो गया हो ना तो रुकना, इसके बाद ना इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, नहीं हुआ, ठीक है, कॉपी नहीं करने का और सुनने का, ये बस सुन लीजिए होता क्या इसके बाद। ऐसे सेड अर्लियर, इससे ज्यादा फोर्स दोगे, लेट्स आप 300 न्यूटन तक पहुंच गए हो, आप उससे ज्यादा फोर्स दोगे, ठीक है, तो मैंने सिग्मा पे स्ट्रेस उससे ज्यादा होगा, स्ट्रेन भी ज्यादा होने का ट्राई करेगा, बट वो ग्राफ जो भी पॉइंट्स आएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स वो लीनियर ग्राफ पे लाइन ही करेंगे। तो देखो अब होता क्या, सपोज अच्छा काज कोड इस ग्राफ में गंदा नहीं करेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, बट आई विल कम बैक टू दिस ग्राफ। ग्राफ का बेसिक बहुत कुछ पार्ट है, मैं इसी ग्राफ में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मुझे चीज समझाना है, उसके लिए और एक ग्राफ लूंगा, सुन ले, ठीक है, इसलिए बोला मुझे कर लेने दो, फिर आप लोग कॉपी करना बिंदास, पहले समझो, ठीक है, छोटा सा करके दिखा रहा हूं। स्ट्रेट पार्ट गया, पी वाला पार्ट, इसके जो वैल्यूज आ रहे हैं, आप वैल्यूज लिए जा रहे हो, द वैल्यूज आर लाइंग ऑन अ कर्व्ड ग्राफ, एग्जैक्टली लीनियर नहीं है, पी पॉइंट के बाद से कर्व होना शुरू किया, ठीक है, हियर इज दिस इंटरेस्टिंग पार्ट। पी के बाद सपोज तुम किसी पॉइंट पे गए थे, किसी पॉइंट तक पहुंचे थे, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, पहले मैं बार बोल, मैं टाइम दूंगा, लेकिन बस नो दिस कॉन्सेप्ट, बहुत पाती कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो समझो दिमाग में रहेगा। पी के बाद तो तुम स्ट्रेस बढ़ाए, लेट्स से सिग्मा प्राइम एप्सिलॉन प्राइम, स्ट्रेस स्ट्रेन हुआ इनके बीच में, लेकिन वो सिग्मा इक्वल्स टू वाई टाइम्स ई नहीं लिख पाओगे, हुक्स लॉ डज नॉट होल्ड एनीमोर, ठीक है ना। हियर कम्स अ नाइस पॉइंट, लोग बोलते हैं सर इतने देर तक ना आप लोडिंग कर रहे थे, ठीक है, ये पॉइंट को मैं एक ऐसे नाम देता हूं, कुछ भी नाम देता हूं, क्यू, ठीक है, लेट्स से आप इसके बाद क्या करते हो, मैंने टिल क्यू, मैंने आफ्टर क्यू, आफ्टर क्यू इज ऑब्टेन्ड, क्यू इज अटेन्ड, मैं जब लिख रहा हूं क्यू इज अटेन्ड, आई मीन दिस स्ट्रेस एंड दिस स्ट्रेन इज अटेन्ड, क्यू इज अटेन्ड मैं ऐसे लिखता हूं अंग्रेजी, ठीक है, तो आफ्टर क्यू इज अटेन्ड, सपोज आप अनलोडिंग किए, if unloading takes place, unloading takes place, ठीक है, अंडरस्टैंड लीनियर ग्राफ प्लेन नहीं टेक्स प्लेस, अंडरस्टैंड लीनियर ग्राफ होल्ड नहीं कर रहा था अभी, ठीक है, लेकिन आप अनलोडिंग का मतलब क्या, 400 न्यूटन तक लेट से गए हो, नाउ यू डिक्रीजिंग द फोर्स, नॉट अगेन सडनली हौले हौले, ताकि आपको बीच के रीडिंग्स फिर से मिले। इंटरेस्टिंगली जब तुम वापस फिर से आओगे स्टेप बाय स्टेप, तुमको फिर से जो रीडिंग्स मिलेंगे ना वो एग्जैक्टली सेम ग्राफ पे लाई करेंगे, द कर्व एज वेल एज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो सेम पार्ट पे लाई करेंगे और यू गेट ऑल दोस पॉइंट्स इन द सेम पार्ट, ठीक है। ये तो हम लोग बोलते हैं कि सर लोडिंग के टाइम पे जो वैल्यूज है अनलोडिंग के टाइम पे भी सेम वैल्यूज, तो अनलोडिंग करते करते एकदम जीरो तक आ गए तो वो एकदम ओरिजिन पे चला आएगा। इन अदर वर्ड्स मैं बोल सकता हूं कि आफ्टर कंप्लीट अनलोडिंग बॉडी रिगेन्स इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है, ये जो बिहेवियर है कि आफ्टर कंप्लीट अनलोडिंग बॉडी रिगेन्स इट्स नेचुरल लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर का प्रॉपर मीनिंग ये रहा, ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर, अभी कुछ कॉपी नहीं करने का, पहले समझो, अभी भी कुछ चीज बाकी है। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब है कि तुम भाई सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक नहीं, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद भी हो सकता है, नॉर्मली लोगों को लगेगा सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट, लेकिन ऐसा नहीं होता, हुक्स लॉ ओबे नहीं हो, डजंट मैटर, हुक्स लॉ के बियॉन्ड आप जाओ ना, बहुत सारे मटेरियल्स है कि हुक्स लॉ के बियॉन्ड आप फोर्स दो स्ट्रेस स्ट्रेन करवाओ, उसके बाद भी बॉडी एलोंगेट करेगा, नॉन यूनिफॉर्मली करेगा, लेकिन इफ यू स्टार्ट अनलोडिंग तो आपको फिर से जो वैल्यूज मिलेंगे दे लाई ऑन द सेम ग्राफ, बेसिकली जब पूरा अनलोडिंग कर दोगे बॉडी विल रिगेन इट्स नेचुरल लेंथ एंड स्ट्रेन उस पे जीरो,
मैंने इसमें नेचुरल स्टेट में आ जाएगा, तो तुमको लगेगा ही नहीं कि भाई किसी जमाने में इसको डिफॉर्म किया था। ठीक है, ये जो बिहेवियर है इसको बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, बॉडी रिगेन्स इज नेचुरल। लेकिन यही बिहेवियर हमेशा पॉसिबल, ऑब्वियसली कोई भी चीज हमेशा, खुशी हमेशा नहीं रहता ना, कोई भी चीज हमेशा नहीं पॉसिबल नहीं हो। मतलब हाँ, ये जो क्यू जो है तुमने क्यू तक किया था, क्यू के तुम बढ़ाते रहेंगे भाई, অনেক করে দেবো তারপর আবার আনলোডিং করবো, এমনি পাবো না। क्यू का भी अपना एक मतलब अपर लिमिट है। ये जो बिहेवियर है अनलोडिंग वाला इलास्टिक बिहेवियर, ये भी एक पॉइंट तक होल्ड करे, मतलब उस पॉइंट तक तुम जाओ, वापस आओ, रिगेन कर ले, और थोड़ा दूर जाओ, फिर वापस आओ, रिगेन कर ले, ऐसा करते करते कहां तक हो, एक पॉइंट तक। ठीक है, तो क्यू के बियॉन्ड तुमको थोड़ा और लेकिन रेस्ट लेके फिर से पूरा प्रोसेस 1 घंटे से रिपीट किया। ठीक है, फिर यहाँ तक है, फिर से लोडिंग अनलोडिंग हो, ग्राफ रिट्रेस किया। मतलब बेसिकली हमें ऐसा बोलता है दिस कॉमन फ्रेज, लोडिंग में जो ग्राफ है, अनलोडिंग में इट रिट्रेसेस द ग्राफ, यूज दैट कीवर्ड रिट्रेसेस द ग्राफ। ठीक है, तो क्यू के बाद और एक पॉइंट है आर, वहां पे फिर से रिट्रेस के आ गया, एस रिट्रेस के आ गया, उसके बियॉन्ड हो सकता है ना मिले। एक पॉइंट के बाद अगर तुम ज्यादा बढ़ा देते हो एंड देन यू स्टार्ट अनलोडिंग, आपको इस बार जो पॉइंट्स मिलेंगे, और फोर्स कमा रहे, लेकिन इस बार जो पॉइंट्स मिलेंगे वो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ना आपको, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब इस बार जो अनलोडिंग टाइम में जो ग्राफ मिलेगा वो एक डिफरेंट ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये जब डिफरेंट ग्राफ मिलने लगेगा, दिस इज नो मोर इलास्टिक बिहेवियर। क्लियर है बात? ठीक है, तो एक्चुअली वहां पे हम लोग, तो यहां पे वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म, होल्ड ऑन, वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म कॉल्ड, हाँ क्या, व्हाइट से ब्लू से जो भी, शिट, ये होगा, तो जो भी लिखे थे मैंने एक बार फिर से लिख दिया, सेम आइडियाज बस सजा के लिख दिया। तो P इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, जहां तक हुक्स लॉ होल्ड करता है। P टू E के बीच में ग्राफ कर्व होगा, इतना ज्यादा भी नहीं, मैंने थोड़ा एग्जैगरेट करके कर्व कर दिया, कर्व होगा, नॉन लीनियर कर्व होगा, लेकिन स्टिल इट इज इलास्टिक। तो इतना तो क्लियर है, ओरिजिन से P भी इलास्टिक में ही आता है, क्योंकि वहां पे भी वो अनलोडिंग करोगे तो इट विल रिगेन इट्स नेचुरल लेंथ। तो ओरिजिन टू P एंड P टू E पूरा ही इलास्टिक है, इलास्टिक रीजन। तो ये बस डिफरेंट नाम है, P इज अ प्रोपोर्शनल रीजन, वहां तो हुक्स लॉ होल्ड करता है, E इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अच्छा इलास्टिक लिमिट जो है ना, थ्योरी में आप बोलूं, ठीक है, अच्छा तो एक चीज, अच्छा एक चीज बोलता हूं सुनिएगा, ये इलास्टिक लिमिट जो बोलते हैं ना, इसको ये बहुत जगह ना यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, अनदर नेम यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, या यील्ड पॉइंट। ठीक है, ऐसा क्यों, मतलब ये सब बेसिक थोड़ा नाम आपको जानना पड़ेगा पढ़ पढ़ के, एंड बेसिक लिटरेचर है। यील्ड का मतलब तो पता है लिटरेचर में, इट इज मल्टीपल मीनिंग्स। ठीक है, हाँ, मैंने नहीं, लाइक यील्ड का वन ऑफ द मीनिंग्स जो लिटरेचर में होता है वो ये होता है, मैंने बोलता है ना, ही हैज अनयील्डिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ही इज अनयील्डिंग, मतलब प्रेशर दो उस बंदे पे तो वो टूटेगा नहीं। ठीक है, मैंने कैरेक्टर के बारे में बहुत बात करते हैं मुझे, ही इज अनयील्डिंग। ठीक है, मैंने वो बोलते हैं ना एडमेंट है बहुत। ठीक है, जिद्दी है। ठीक है, तो उसको होता है अनयील्डिंग। यील्ड का मतलब होता है जल्दी प्रेशर में टूट जाना। ठीक है, तो एक्चुअली ई पॉइंट के बाद, मतलब ई पॉइंट को इलास्टिक लिमिट एज वेल एज यील्ड स्ट्रेंथ क्यों बोलते हैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं ये लॉजिक समझा रहा हूं। ई पॉइंट के बाद कर्व, मतलब वो जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है। पी टू ई के बीच में ना आपको ग्राफ उतना कर्व नहीं मिलेगा। जनरली क्या होता है, बिटवीन पी पॉइंट एंड ई पॉइंट ग्राफ हल्का सा कर्व हुआ, ई के बाद ना ग्राफ को ज्यादा कर्व कर जाएगा। अच्छा, ग्राफ बहुत ज्यादा कर्व होने का मतलब क्या है, मैंने एक बार मैथमेटिकली सोच के देखो। ठीक है, इतना डिटेल्स में मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब ताकि क्लियर है, आपको रट्टा ना मारना पड़े, मैंने बेसिक मैथ्स है। ग्राफ, कोई मैथ्स का कोई भी ग्राफ अगर बहुत ज्यादा कर्व होता है, इसका मीनिंग क्या होता है एक बार सोच के देखो। हाँ, हल्का सा स्ट्रेस बढ़ाओगे, स्ट्रेन लेकिन ज्यादा होगा। मतलब तुम स्ट्रेस हल्का सा बढ़ाए, ठीक है, स्ट्रेस इंक्रीजेस बाय स्मॉल अमाउंट, डी सी मैंने, हाँ डेल सिग्मा लिखते हैं, लेकिन स्ट्रेन का चेंज कितना हुआ, मैं डिफॉर्मेशन कितना हुआ, ज्यादा हुआ। ठीक है, माने ही यील्ड्स, बेसिकली द बॉडी हैज स्टार्टेड यील्डिंग अंडर योर फोर्स। इसलिए इस पॉइंट को, इलास्टिक लिमिट को बहुत जगह यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं, मतलब उसके बाद से बॉडी स्टार्टेड यील्डिंग। ठीक है, तो यील्डिंग का मतलब जनरली ये होता है कि वो अब भाई छोड़ दे रहा है, डिफॉर्म करना शुरू कर दिया, अब रेजिस्ट नहीं कर रहा है बेसिकली। ठीक है, ओके, तो ये चीज लिख सकते हो, यील्ड स्ट्रेंथ मतलब बियॉन्ड डी,
beyond E, larger strain can be obtained for smaller stress. Stress increment. ये क्या हो रहा है? तो इसके बाद वही यील्ड पॉइंट के बाद अब बिहेवियर जनरली डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट हो सकता है। तो यील्ड वो इलास्टिक लिमिट के बाद जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा, लेकिन उसका कोई सेट बिहेवियर नहीं है। तो आप देखते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड लिखना जो भी हुआ है नहीं डिपेंड करता, मेरे ये प्रेफर कर रहा था, डोंट नो। बैक टू दिस वन। तो इसमें मैं जो ओरिजिनल ग्राफ था उसमें मैं अच्छे से ये ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये पॉइंट मेरा ई, मैं पी एन ई को काफी क्लोज ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? ठीक है, पी एन ई काफी क्लोज है द प्रोपोर्शनल लिमिट एंड द इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बियॉन्ड वो ग्राफ कर्व होने लगा, मतलब जल्दी जल्दी डिफॉर्म कर। अब यहाँ पे सुन लेना, द फाइनल थिंग, अब जो ग्राफ है वो ग्राफ का बिहेवियर कैसा होगा, बारह बोले मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई सेट बिहेवियर नहीं है। तो बीच में भाई आपको ऐसा वैसा भी मिल सकता है, कुछ कुछ क्रेवेस एंड ऑल, मतलब कम जा रहा है, इसका मीनिंग समझा रहा हूँ सबका, ठीक है, क्यों क्या होता है, मैंने हर एक सिग्निफिकेंस रहता है, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा। मेन चीज होता है कि जनरली बोलते हैं कि बढ़ेगा लेकिन बहुत स्लोली बढ़ेगा, मतलब कैसे कि स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, हर बार वही आइडिया, स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है इवन बाई इंक्रीजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तुम लोग इसको इंक्रीजिंग बनाना ये तरह से। अब जो फाइनल पार्ट आता है वो ऐसा कुछ रहता है जनरली, जो दिखाया जाता है जनरल बुक्स में, ऐसा कुछ, ठीक है, एक मैक्सिमम टिप की तरह आएगा एंड देन देयर विल बी फाइनल पॉइंट। अब ये पार्ट मैं समझाता हूँ, फिर आप कॉपी कर सकते हो या तो देख लो। क्या नाम दूं? एम, हाँ, एफ, कुछ भी देता हूँ। ओके, मैक्सिमम स्ट्रेस एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है। ओके, अब सुनो क्या होता है, मैंने अगेन बीच के जो मैंने बोला डिफरेंट बिहेवियर्स डिफरेंट होता है, ठीक है। वो अब दो पॉइंट का सिग्निफिकेंस है, एक है वो एम का, ठीक है, और वो एफ का, ठीक है। एम बेसिकली वो दिखा रहा है कि अब जब ग्राफ प्लॉट करो, इट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट यू कैन ऑब्टेन, ठीक है। हियर इज दिस नाइस थिंग, एक्सटर्नल फोर्स आप तो बढ़ा सकते हो कंटिन्यूअसली, ठीक है, लेकिन जैसे ही कर्व वाला रीजन शुरू हो गया ना, अब यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम की तरह सोचना काम नहीं आएगा। मतलब अब तुम यहाँ पे अगर सोचते हो कि तुम्हारा फोर्स और अंदर का इंटरनल फोर्स बैलेंस्ड होगा, नॉट नेसेसरली। तुम हो सकता है कभी इक्विलिब्रियम में आई ना, वो स्ट्रेच करते रहे, ठीक है। मैंने बेसिकली अब क्या होता है ये सब रीजन्स के बाद, ये सब रीजन्स में क्या होता है जनरली, जैसे एक रॉड का ही बात करता हूँ, आयरन का, जो हम लोग लैब में करते हैं, ठीक है, ये मैंने किसी क्लास में बोला ही था। आप दो तरफ से फोर्स देना शुरू करो, ठीक है। पहले तो एक चीज होता है, ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ एडिशनली सुनना, पहले तो चीज कि इसका एरिया कमने लगता है, जो हम लोग इतने देर से इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया कमने लगेगा, इट स्टार्ट गेटिंग थिनर, ठीक है, इट्स अ थिन हुआ, फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ये सब रीजन्स पे क्या प्रॉब्लम शुरू होता है, नेकिंग बोल के एक फिनोमेना शुरू होता है, नेकिंग, ठीक है, लिखने देंगे बस ये जानो। उसमें क्या होता है, भले मटेरियल यूनिफॉर्म है, भले तुम दोनों तरफ इक्वल फोर्स दे रहे हो और स्लोली बढ़ा रहे हो, बीच में कहीं पे मटेरियल क्या होगा, टूटेगा नहीं, ऐसे शुरू एज द नेम इम्प्लाइज नेक, नेकिंग शुरू हो जाएगा, ये प्रॉब्लम शुरू होगा। अब इस सब केसेस में ना यू कैन नॉट इवन डिफाइन अ प्रॉपर स्ट्रेस, ठीक है, और ये मटेरियल एलोंगेट करते रहेगा, ठीक है, ऐसे मतलब आप एक प्रॉपर स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब वो आइडिया से डिफाइन भी नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली, एरिया वेरी कर रहा है भाई हर जगह, एक नेकिंग फेनोमेना शुरू होगा। तो बात है यहाँ पे तुमको लगेगा अरे सर हमें तो स्ट्रेस नीचे में तो बात है भाई, ठीक है, नहीं, ये मैंने स्ट्रेस हम लोग हमेशा मेजर करने की ट्राई करते हैं इंटरनल फोर्स कितना बढ़ रहा है, ठीक है। और हम लोग जब ये बोले ना इंटरनल फोर्स कितना बढ़ रहा है, इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अगर मेरा फोर्स मेरे लिए केपेबल है, मैं एक्सटर्नल फोर्स 1000 न्यूटन, वो 1 किलो न्यूटन भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि ट्राई टू रीच एन इक्विलिब्रियम। मैं अगर 300 न्यूटन तक पहुंच जाऊं, 400 न्यूटन तक पहुंच रहा हूं,
ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कि अगर बॉडी बहुत ज्यादा एलोंगेट करे, ट्राई टू रिड्यूस माई फोर्स। ठीक है, ये इस पार्ट में होता है। ठीक है, मैंने इसके पहले भी मैंने बोला ना, बीच में भी डिप डाउन हो सकता है। जब भी डिप डाउन वाला पार्ट होता है उसमें ये होता है ना, ये एक चीज समझो बस, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके तुम पहले फोर्सेस बढ़ा रहे हो, तुम्हारा फोर्सेस लेते 300 न्यूटन तक गया, बहुत देर से 300 तक, 700 तक गया। ठीक है, बढ़ा है, तुम्हारा ग्राफ ऊपर ऊपर ही चला है। ठीक है, ओके। अब तुम देख रहे हो 700 पे ऐसा नेकिंग फेकिंग हुआ और बॉडी अच्छा खासा डिफॉर्म करने लग रहा है। तुम 701 क्या करने का भाई, धराधर डिफॉर्म कर रहा है। यू डोंट वांट दैट टू हैपन। आप चाहते हो कि भाई मैं रुक के एक बार रीडिंग लूं। ठीक है, आपको हो सकता है वैल्यू अपना डिक्रीज करना पड़ेगा, लेट से आपको देखना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि बॉडी डिफॉर्म करना शुरू कर चुका ऑलरेडी। अब तुम देख रहे हो कि 700 पे नहीं, हो सकता तुमको 690 न्यूटन में वापस डिक्रीज करके आना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब यहां तक पहुंचे हो, लेकिन तुमको चला जाना पड़ रहा है नीचे में। और इवन तो यार गोइंग डाउन स्ट्रेन, लेकिन रिकवरी हो ही नहीं रहा है। ठीक है, स्ट्रेन बढ़े यार। ठीक है, तो तुम्हारे पॉइंट्स कहां पे मिलेंगे, सामने मिलेंगे, स्ट्रेन पीछे नहीं बढ़े। क्या, हाँ बढ़े यार। ठीक है, मतलब अगर तुमको इक्विलिब्रियम रीच करना है, तुमको और कोई नीचे वैल्यू में ही जाके रीच करना पड़ेगा। ठीक है, अल्टीमेटली बेसिकली बात ये है कि बॉडी का अंदर स्ट्रेस मैंने एम पॉइंट के बाद या इसके पहले भी अगर कहीं पे ऐसा कर्व डिप डाउन हुआ, वो डिप डाउन का मतलब ही हो रहा है। ठीक है, कि एक्चुअली क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तुम अगर फोर्स देते, मतलब तुम तो कंटिन्यूअस फोर्स धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, बॉडी और इजीली डिफॉर्म कर जाएगा इवन एट अ लोअर स्ट्रेस। इसके पहले तक इस रीजन में क्या आइडिया था, अगर फोर्स कमा देते हो तो इट ट्राइज टू रीगेन। अरे जब वो ऐसे करके चल रहा था तब भी आइडिया क्या था कि भाई फोर्स डिक्रीज करने लगे, इट इज ट्राइंग टू रीगेन। पूरा नहीं कर रहा लेकिन आ तो रहा है वापस। लेकिन इस रीजन में जब ग्राफ ऐसा डिप डाउन करता है तो वो बिहेवियर रहता ही नहीं। तुम फोर्स कमाओ ना, वो बढ़ेगा, लेकिन वो डिफॉर्म करेगा, मतलब वो ऐसे रीजन में पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस रीजन के आसपास ऐसा वियर्ड चीजें शुरू होती है। ठीक है, तो मैं अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि सर एक दो चीजें होती है। पहली बात है, अगर ये सब रीडिंग्स आप लेते हो, ठीक है, इतने सारे रीडिंग्स आप अकाउंट में लेते हो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट स्लोली, पहला चीज जो तुमको मिलेगा कि जितने सारे स्ट्रेस के वैल्यूज है, उनमें से किसी एक पॉइंट पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेस मिला होगा, दैट इज दिस एम पॉइंट, हो गया वो मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, आपने जितने जितने सारे रीडिंग्स लिए वहां पे दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, ये पार्ट आप मिटा सकता हूँ। ठीक है, एम के लिए कहीं पे नीचे में लिख लेना, मैं ऊपर में लिखता हूँ दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। हाँ, वो उस पार्ट में ऐड कर सकते हो। और उसके बियॉन्ड जो मैंने बोला, ये मैं लिख दूंगा थ्योरी में। ठीक है, लेकिन तुम बस ऐसे समझ के रखना, अभी मैं थ्योरी में लिख दूंगा। एक पॉइंट वो ग्राफ डिप डाउन करेगा जनरली, इसके पहले भी हो सकता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक सर्ट बिहेवियर ऐसे ही होगा सबका। ठीक है, ये डिप डाउन वाला बिहेवियर आ सकता है। इसके बाद जनरली लोग बोलते हैं ये एफ पॉइंट आता है, एफ पॉइंट बेसिकली कॉरस्पॉन्ड्स टू द ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेच, फ्रैक्चर पॉइंट, इसको बहुत लोग नाम देते हैं। एफ को नाम देते हैं हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब तुम भाई फोर्स कमाने लगे, तुम तो डर गए, तुम सोचे चल फोर्स कमाते हैं, फोर्स कमा रहा है लेकिन बंडे को टूटना है, बंदा टूटेगा। ठीक है, उसके वजह से मैंने प्रॉब्लम खत्म, स्टॉप्स। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। You have decreased your external force, decrease the stress, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, बॉडी रिगेन नहीं कर पा रहा, वो बढ़ते रह रहा है, बढ़ते रह रहा है, एक के बाद टूट जाएगा। तो फ्रैक्चर पॉइंट वो रहता है। ठीक है, क्या प्लास्टिक लिमिट में यही होगा कि मतलब जो बोलते हैं ना, अगर वो नेकिंग इफेक्टिंग हुआ उसके पहले तक, मतलब वो जो डिप डाउन होगा ना, डिप डाउन के पहले, मतलब प्लास्टिक लिमिट बेसिकली क्या होता है, कि नहीं नहीं नहीं, नॉट नेसेसरली एम, मैं अगर इस ग्राफ में बोल सकते हो कि मे बी एम हो, मतलब बेसिकली उसके पहले तक वो ग्राफ डिप डाउन नहीं कर रहा, उसके बाद इट्स ट्राइंग टू कम बैक, लेकिन हाँ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा हर बार, हर बार वो परमानेंट डिफॉर्मेशन जो लास्ट ग्राफ इसमें ग्राफ में देखो वो रह जाएगा, लेकिन इट्स ट्राइंग टू कम बैक, वो इट इज ट्राई कर। और इसमें तो वो ट्राई भी नहीं करेगा, वो तो डिफॉर्म करेगा, तुम फोर्स कमाओ ना, वो डिफॉर्म करेगा, करते रहेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक, तो অ্যাকচুয়ালি মানে যতগুলো এই উইয়ার্ড কেসেস আছে না, মানে এই যতগুলো এমনি কি এটা आगे হতে পারে ना, सबका आंसर होगा मे बी पॉसिबल, क्योंकि सब मेटेलिक टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है, और मेटल के इतने वैरायटीज है फ्रैंकली, पर किसी एक सिंगल बंदे को अनलेस अनटिल ही डील्स विद मटेरियल्स, अनलेस अनटिल उसने मटेरियल पे पीएचडी किया, उसको ना पता हो ना, फ्रैंकली मटेरियल्स की इतने वैरायटीज है, माने जैसे ये मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूँ, लाइक डिस्कवरी में नए नए मटेरियल, देयर इज समथिंग कॉल्ड द मेटा मटेरियल्स, में नए नए मटेरियल डिस्कवर होते रहते हैं, लोग बनाते रहते हैं आर्टिफिशियल, ये जिनों का बिहेवियर एकदम वियर्ड है, जो नेचुरली मिलता नहीं आपको। ठीक है, तो भाई उसके लिए हो सकता है कुछ और ही मिले आपको बिहेवियर। ठीक है, तो होता है। ठीक है, तो मे भी कुछ एक अनोखा कुछ मिल जाए। एक्चुअली हाँ, मैंने वो
वहां पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बोल सकते हो, मतलब वो नेकिंग, ठीक है, बहुत कम जा रहा है तो लाइक स्ट्रेस बहुत बड़े। हाँ ये पर तो हुआ है कि आप फोर्स कमा रहे हैं लेकिन वो बढ़े जा रहा है स्ट्रेन, ठीक है। अ, इसमें ज्यादा डिटेल्स में और नहीं जा रहा हूँ, बट ये जो स्ट्रेस हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड किया है ग्राफ में, दिस इज समथिंग दैट वी कॉल द इंजीनियरिंग स्ट्रेस। एक डिफरेंट स्ट्रेस होता है जिसको बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस में क्या होता है, यहाँ पे जितने रिकॉर्डिंग्स है कहीं पे भी हम लोग एरिया का अकाउंट में नहीं लेते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल एरिया है उसी को रख देते हैं, ठीक है, रह जाता है। जो ट्रू स्ट्रेस होता है उसमें एरिया लेते हैं तो उसमें हमेशा ग्राफ बढ़ते ही रहता है। छोड़ो, ठीक है, उतना कुछ बोलने जाएगा ना आप चक्का हो जाओगे। तो मेन चीज यहाँ पे ये बस बोल देते हैं कि इंक्रीजेस थ्योरी प्लॉट नेक्स्ट प्लॉट में ही कहीं पे ऐड कर सकते हो मुझे ग्राफ करके। स्ट्रेस इंक्रीजेस टिल अ सर्टेन लिमिट, beyond which strain increases even at reduced stress. Even at reduced stress. ये चीज आप भूल सकते हो। डक्टाइल में ऑब्वियसली क्या होगा, बीच वाला रीजन बहुत लंबा होगा, मतलब वो बहुत दूर तक एलोंगेट कर रहा है, कुछ समझ रहे हो ना, ठीक है, एलोंगेट किया जा रहा है, ठीक है, तो मेलिबल डक्टाइल में वो सब होगा, ठीक है। तो ये सब केसेस रहते हैं, वही मैं बोला डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट बिहेवियर होगा ग्राफ का, ये एक जनरल बिहेवियर लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। कॉलेज में आते हो तो इसमें और भी बहुत कुछ आता है, ठीक है, और भी डिटेल्स में बहुत लोग बहुत नुआंसेस दिखाते हैं कि ग्राफ में पहले भी डिपिंग होता है, वहां पे भी एक पॉइंट लेते हैं, ये वो छोड़ो, ठीक है, उतना नहीं जानते। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड या दैट इज इट। ग्राफ में इतना ही बोल सकते, ग्राफ का एक एप्लीकेशन है, एरिया अंडर द ग्राफ से कुछ एक आएगा, देखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल जो थ्योरी में रहता है वो ये रहता है। हाँ, बुक में आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, थोड़ा इधर उधर सर्च मारोगे तो और एग्जांपल्स मिलेंगे, मतलब रिगार्डिंग द नेचर, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल, जैसे मैंने ब्रिटल एंड डक्टाइल बोला, ठीक है, बीच में एक कॉमन आता है कि सर जो हम लोग के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, देयर आर न्यू मटेरियल्स, केमिस्ट्री में क्या नाम रहता है, इलास्टोमर्स, ठीक है, उन लोग के लिए, हाँ हाँ, तो बुक में ही रहेगा, तुम लोग को तो पढ़ना ही इधर उधर, ठीक है, कि उन लोग का एक अलग ही बिहेवियर होता है, ठीक है, ओके। तो उन लोगों में हो सकता है एक पार्ट बहुत ज्यादा रहे, प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा रहे, या हो सकता है कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिसके लिए स्टार्टिंग से, जो ये बोल रहा था अभी कि स्टार्टिंग से जिसके लिए नॉन लीनियर ग्राफ हो, उसमें हुक्स लॉ आएगा ही नहीं, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन लोगों के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पहले से ही ऐसे आता है, नॉन लीनियर ग्राफ, वो लोग हुक्स लॉ ओबे ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स इक्का दुक्का ना पढ़ लेना, एमसीक्यू में ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में यही करते हैं, छेदते हैं एक छोटा छोटा पार्ट को लेके, ठीक है। पहले में ये सब नहीं पूछते थे उसमें, ठीक है। तो वो बोलता है ना रीड बिटवीन द लाइंस, तो बुक में थोड़ा ये सब पार्ट पढ़िएगा, मैं जस्ट एग्जांपल्स, नो दिस एग्जांपल्स, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं हटा रहा हूँ ये पार्ट, खत्म हो गया सबका ऑनलाइन ऑफलाइन, आई गेस बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अ न्यू पैरामीटर कॉल्ड प्रेटी बोरिंग पॉइजन्स रेशियो, नथिंग टू डू विद जहर, ठीक है, okay. It's actually useful in relating the different elasticity values, मन मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलिंग, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, बर्क, इन सबको रिलेट करने के लिए एक्चुअली पॉइजन रेशियो काम में आता है, ठीक है। तो उसके लिए विल टेक अप अ प्रॉब्लम लेटर, ठीक है, लेंगे हम लोग, ठीक है, कि कैसे यूज करते हैं। फिलहाल आज को पहले ये बताते हैं, अगेन वंस अगेन ये एक पैरामीटर है जो डिफाइन कर रहा है, ठीक है, ये कोई सेट यूनिवर्सल कांस्टेंट वैसा कुछ नहीं है। अगेन डिफरेंट मटेरियल्स को स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी करने के चक्कर में ये कॉन्सेप्ट आया, तो आइडिया ये रहता है भाई यहाँ पे 3D हमको करना ही पड़ेगा, 3D 2D करके ये कर सकते, चलो इट्स इट्स क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है, ये लेंथ एल, इधर का ऐसा,
ये ब्रेथ, ब्रेथ भी, ठीक है। ओके, तो देखो तब तो हमको करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा हमको, कुछ करने का नहीं। एल बी, और इसको क्या लिखे, डब्ल्यू, लेंथ ब्रेथ विड्थ, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कुछ एक वेरिएबल्स, ठीक है। अब आप फोर्स अप्लाई करते हो ऑन दिस क्रॉस सेक्शन, देख पा रहे हो कौन सा डायरेक्शन, हाँ। Basically, we want to talk about longitudinal stress, longitudinal strain. We don't talk about Young's modulus. होता क्या है? This happens. बढ़ेगा, now this thing, ये difference है। As length elongates, the breadth and the width दोनों ही थोड़ा डिक्रीज करेंगे। हाँ, तो ऊपर से नीचे से हट जाता है और पतला दिखाने का, समझा बच्चा? लेंथ बड़ा करने का, बेसिकली एरिया छोड़ो है जार की, ठीक है। प्रैक्टिकली मटेरियल्स बिहेव लाइक दिस। बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है कि सर अब रबर बैंड, प्लास्टिक, ये सब उनको खींच के लंबा करोगे बीच में पतले हो जाएंगे, ठीक है। तो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन बट इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स मतलब पता है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ठीक है। फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, अच्छा फोर्स का डायरेक्शन लेंथ के अलोंग दिया है, तो लेंथ के परपेंडिकुलर डब्ल्यू भी है, लेंथ के परपेंडिकुलर बी भी है, दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है। इफ आई एम सेइंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन या परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो डब्ल्यू भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ठीक है, दोनों ही परपेंडिकुलर टू एल, दोनों डायरेक्शन में देयर इज अ सर्टेन चेंज, ठीक है। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं एल प्लस डेल एल ना, हियर इज थिंग नोटेशंस में टेक्निकली यू कुड राइट डब्ल्यू प्लस डेल डब्ल्यू, बी प्लस डेल बी, बट डेल बी एंड डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू आर इनहेरेंटली नेगेटिव, ठीक है। डेल बी एंड डेल डब्ल्यू टंग ट्विस्टर, इनहेरेंटली नेगेटिव, समझ में आया बात? क्यों बोले डिक्रीज कर रहा है, एक्चुअली हम नोटेशन ऐसे लिख रहे हैं ताकि सुनने में अच्छा लगे, इनहेरेंटली नेगेटिव, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि आप कोई भी एक मेटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करो, रॉड के साथ, प्लास्टिक के साथ, रबर के साथ, किसी के साथ एक्सपेरिमेंट करो, परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल वर्ड का मतलब ये होता है जिधर आपने फोर्स अप्लाई किया था, ट्रांसवर्स का मतलब उसके परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स पता ही होगा वो वर्ड, बच्चों सुनो तो सुनो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, सुना होगा, याद कर, बचपन की बात है। हाँ, साउंड में एग्जैक्टली। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब मैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब हम लोग बोलना चाह रहे हैं डेल अपॉन एल, जो इतने दिन से पढ़ रहे थे, ठीक है। ट्रांसवर्स स्ट्रेन, अब ट्रांसवर्स में आइदर डब्ल्यू और भी किसी एक के लिए लिखो, तो लेट्स से मैं लिखता हूं डेल बी के लिए। स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, लेकिन इन व्हिच डायरेक्शन? इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स डायरेक्शन, तो फोर्स लेंथ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो सपोज ब्रेथ के अलोंग देख रहे हो, आप चाहो तो इसके अलोंग भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, ये जो रेशियो होता है इसी रेशियो को बोलता है पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। क्या क्या क्या? हाँ, डब्ल्यू वाला लेंथ के परपेंडिकुलर। मैं ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लो, एक कॉर्नर पे ना एक्स वाई जेड एक्सिस कर लो, ऐसे एक्स वाई जेड, एक्स है लॉन्गिट्यूडनल, वाई भी उसके परपेंडिकुलर है, जेड भी उसके परपेंडिकुलर, समझ रहे हो ना बात? तो क्लियर होने का, ठीक है। तो वो पी आर लिख रहा हूँ, पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। पॉइजन्स रेशियो बाद में पता चलेगा कि सर इट्स नॉट अ स्केलर, इट्स अ टेंसर। हाँ, मतलब सेम मटेरियल के लिए ये वैल्यू डिफरेंट आएगा एंड ये वैल्यू डिफरेंट है, कभी कभी ये दोनों वैल्यू सेम भी है, ठीक है। मतलब तुम मतलब इतने इंटरेस्टिंगली लॉन्गिट्यूडनल के रेस्पेक्ट में तुम ब्रेथ में देखो, विड्थ में देखो, दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेन ऐसे ही हो कि रेशियो सेम आ जाए, और कभी कभी डिफरेंट भी आए, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अभी स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब इसलिए मैंने दोनों को इक्वल लिखा है। तो नॉर्मल मटेरियल्स के लिए देखा जाता है, ठीक है,
कि भाई तुम डेल बी अपॉन बी मतलब ट्रांसवर्स स्ट्रेन आप ब्रेथ के अलॉन्ग लो या ट्रांसवर्स स्ट्रेन विथ के अलॉन्ग लो, वो रेशियो हर बार सेम आएगा, ठीक है। अब इससे क्या कर सकते हो, चेंज इन एरिया निकाल सकते हो ना, एरिया कितना चेंज किया है निकाल सकते ही हो आप लोग, ठीक है। एरिया चेंज किया आप तो वॉल्यूम चेंज भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, अगर मैं वॉल्यूम चेंज पकड़ूं, ठीक है, ओके, मतलब या एरिया चेंज यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एरिया ये लिखना मत, ऐसे समझा रहा हूँ, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ निकलेगा, ब्रेथ इनटू विड्थ बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एरर चैप्टर टर्म होना है ऐसे, del A upon A is del B upon B fractional relative error can be added, अब याद है, whenever there is multiplication, यही सब कॉन्सेप्ट्स यूज कर प्रॉब्लम को करता आएंगे, तो इसलिए मैं आज को नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, मुझे और बकना पड़ेगा, मैं बस हिट दे रहा हूँ कि एरर का वो जो रिलेटिव एरर का जो आइडिया था वो अप्रोक्सीमेशन यूज करके हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं व्हेन यू कंबाइंड विद पॉइजन्स रेशियो एंड यंग्स मॉडुलस एंड, ठीक है, कुछ करेंगे। ओके, तो आइडिया ये रहता है कि जनरली पॉइजन्स रेशियो वुड बी, सुनिएगा अच्छे से, इट वुड बी अ पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, हम लोग जनरली इसको पॉजिटिव ट्रीट करना चाहते हैं, व्हेन यू ट्रीट दिस इज पॉजिटिव नंबर, ऐसा लोगों ने पहले देखा था, सोचा था, तो ऑब्वियस बात है डेल बी वन भी तो नेगेटिव है, सामने में और एक नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। या बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे नेगेटिव पुट नहीं करते, रहने देते हैं, तो सिंपल बात है पॉजिटिव रेशियो किसमें नेगेटिव आएगा, ठीक है, मैं ये कन्वेंशन यूज करता हूँ, मतलब पॉजिटिव रेशियो को मैं डिफाइन ही करता हूँ विद नेगेटिव साइन, ताकि पॉजिटिव रेशियो खुद क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव पॉइसन रेशियो इज द नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर मतलब तुम लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में एलोंगेट करोगे तो बाकी डायरेक्शन में कंप्रेस होगा, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस वही है, ठीक है, एलोंगेशन, लॉन्गेशन, हाँ एग्जैक्टली, एलोंगेशन अलोंग लॉन्गिट्यूडनल, तो कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन अलोंग ट्रांसवर्स, तो ये नॉर्मल केस, नॉर्मल केस में तब क्या होता है, स्ट्रेच किए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में सिकुड़ गए, हर बॉडी ऐसा होता है, आप मैंने रबर बैंड ये सब छोड़ो, आप मतलब कोई भी कप कोई भी मटेरियल ले लो, यू टेक अ कार्डबोर्ड और एनीथिंग जो कि आप लोग घर में नॉर्मली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक डायरेक्शन में टानोगे तो दूसरी डायरेक्शन में पतला होगा ही होगा, ठीक है, ओके। लेकिन देयर आर सर्टेन मटेरियल्स, ये इंटरेस्टिंग पार्ट अगेन थ्योरी में नहीं रखता, ये मतलब ये स्कूल में पूछते भी नहीं है, कहीं भी नहीं देखा है, लेकिन थोड़ा वंस अगेन थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा ये सब पढ़ा है, तो कॉलेज में पता चला था हमको, मजा आया था। बोलते हैं कि देयर आर मटेरियल्स, ठीक है, सुनो, ये अब हो गया, इसमें और कुछ है नहीं, खत्म, लास्ट में मैंने लिखा, हाँ, एलोंगेशन अलोंग लॉन्गिट्यूडनल, तो कॉम्प्रेशन अलोंग ट्रांसवर्स, ठीक है, ये नॉर्मल बिहेवियर है, इसलिए माइनस माइनस वही सिग्निफाई कर रहा है, इधर एलोंगेशन तो उधर कॉम्प्रेशन, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं जो बोल रहा था, एक इंटरेस्टिंग चीज ये होता है, देर आर मटेरियल्स, देर आर डिजाइंस, ठीक है, जिसको अगर तुम एलोंगेट करते हो इस डायरेक्शन में, वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी एलोंगेट करेगा, हर डायरेक्शन में, ठीक है। देयर आर मटेरियल्स व्हिच बिहेव लाइक दिस एंड देयर आर ज्योमेट्रीज व्हिच बिहेव लाइक दिस, ठीक है। मैं ज्यादा इसमें बकने जाऊंगा ना तो फिर टाइम जाएगा, ठीक है, हाँ वही बता रहे हैं, वही एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, और भाई मैंने इस पर मैं डिटेल में जा भी नहीं सकता, ठीक है। तो देयर आर समथिंग कॉल्ड द ऑक्जेटिक मटेरियल्स, ऑक्जेटिक, ठीक है, अरे नहीं नहीं बना, इट्स लाइक तुमको कुछ पढ़ता है तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिमाग में खट के बैठ नहीं जाता, जैसे हिस्ट्री में पढ़े थे, हमको ये सब चीज दिमाग में खट के बैठ गया, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन में उन लोग का ड्रेनेज सिस्टम, तो लोग ये पढ़ाते कि भाई उस जमाने में लोगों के पास ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और ये होता छोटे चीजें बैठ जाता दिमाग में, वही चीज, तो ऑक्सीटिव मटेरियल्स, ये क्यों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तेरा तेरे दिमाग में भी रह जाएगा। ऑक्सीटिव मटेरियल्स बोलता है ऐसा कुछ मटेरियल्स हो जो इस तरह बिहेव करता है, आप खींचोगे इस डायरेक्शन में भी एलोंगेट करेगा, ठीक है। ये काम में कहाँ पे आता है, बोलते हैं दे कैन एक्ट एज प्रॉपर शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है, तो ये कहाँ में काम में आता है, शूज, नाइकी एंड जो टॉप मॉडल्स हैं, हम लोग कभी भी सोचते नहीं है ये सब, ठीक है, खोजना है एक बार नेट पे ही मिलेगा आजकल, मैंने ये सब तो हम लोग बुक्स में पढ़ते थे लेकिन उतना इजीली मिलता भी नहीं, बुक में तो एग्जांपल्स भी कोट नहीं करते थे, ठीक है, पुराने पुराने बुक्स, शूज के जो पीछे वाला होता है ना, सोल, हाँ, तो वहां पे तो कटा कटा डिजाइन रहता है, तो बाटा खादिम वगैरह होता है, वो तो ऐसी ग्रिप के लिए है, ठीक है, उसमें तो कोई ज्यादा फिजिक्स है नहीं, ग्रिप के लिए है सर, फिसलोगे नहीं,
लेकिन इसके पीछे भी लोगों ने रिसर्च किया, लोगों ने निकाला कि उसके जो सोल होगा ऑन बोथ साइड्स, इनर एंड बाहर की तरफ, ठीक है, उसका डिजाइन आप एक्चुअली ज्योमेट्रिकली यू कैन गिव इट अ वेरी नाइस डिजाइन, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली डिजाइन याद नहीं आ रहा है, मतलब बोलते हैं वो ऑक्जेटिक के लिए जो ज्योमेट्री है, मैंने वो आप एक पेपर से कर सकते हो। देखो अगेन कोई नहीं कि हर मैच में रहते ही, ठीक है, मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना ही साइलेंट करना भूल जाएगा, कोई नहीं, वरी इज ह्यूमन। याद है एक किसी एक क्लास में किसी एक बैच में मैंने बोला था द रिलेशन बिटवीन ओरिगेमी एंड कुछ कुछ, कि ओरिगेमी का बहुत एप्लीकेशंस है, वो पेपर वाला जो होता है फोल्डिंग फोल्डिंग का, ठीक है। अगेन वो ओरिगेमी में एक्चुअली पहले ये सब डिस्कवर किया गया था, ठीक है। मैंने देयर इज अ पर्टिकुलर वे, या ये मैंने किया था, ये देखना आप लोग, एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, उसको वो लोग ना साइड में ऐसा फोल्ड्स देता है क्रम्पल कर करके, एंड यू कैन एक पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर को आप एक क्रम्पल कर सकते हो, ठीक है, इतना बड़ा पीस ऑफ पेपर है उसको आप क्रम्पल कर सकते हो इन दिस मच ऑफ साइज, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बना रहेगा, ठीक है। उसको खोलोगे, इधर भी खुलेगा उधर भी खुलेगा, उसके अलग डिजाइन होता है, मुझे मैंने एग्जैक्टली मैंने वो होता है ना, आई कैन जस्ट इमेजिन, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ओरिगामी में ऐसा एक ज्योमेट्री था, उसको बोलते थे ऑक्जेटिक ज्योमेट्री, ठीक है। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं वही बोल रहा ना कि उसका मैंने वो एक सिंपल पीस ऑफ पेपर, उसको फोल्डिंग ऐसे किया रहता है ना कि वो फोल्डिंग दोनों साइड में होता है, ठीक है। तो मतलब वो मैंने वो डिजाइन ही वही है कि, तो वो शूज वाले में वही कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो नाइकी एंड जो टॉप ब्रांड्स है ऐसे ऐसे दाम नहीं बनाते हैं, ठीक है। मैंने फ्रैंकली मैंने वी डोंट नो, हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग होता है ऐसा, जो एथलीट शूज होते हैं, जो लोग में प्रोफेशनली जो होता है ना, जो एथलीट्स होते हैं प्रोफेशनल एथलीट, ठीक है, तो उन लोग के लिए बोलते हैं कि नाइकी एंड दिस टॉप ब्रांड्स वो अलग से ऐसे शूज बनाते हैं जिनका सोल में ना प्रॉपर शॉक एब्जॉर्बर होता है, कि ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस दे वोंट फील द लाइक यू नो स्ट्रेस ऑन देयर लेग्स, ठीक है। मतलब अच्छा खासा शॉक एब्जॉर्बर रहता है, तो वो शॉक एब्जॉर्बर इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के कारण होता है, ऐसा ज्योमेट्री रहता है। तो शोल में उस तरह से वो लोग कटिंग करके रखते हैं या उस तरह का डिजाइन यूज करते हैं, ऑक्जेटिक फोम भी बोलते हैं, तो ऐसे नहीं कि बस फोम लगा दिए तो बस वो शॉक एब्जॉर्बर हो गया, उसका ज्योमेट्री वो मेन है, ठीक है। तो मतलब जब भी इंसान का वो पैर का प्रेशर पड़ता है, वो फोम का डिजाइन ऐसे करके ऐसे डिफॉर्म करेगा कि अच्छे खासा शॉक एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं होता, वो प्रॉपर तरह से डिफॉर्म एंड एलोंगेट चारों तरफ से ही करता है, ठीक है। तो वो सब बोलते हैं फॉर दोज मेटल्स पॉइजन रेशियो एक्चुअली तुम्हारा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। मतलब उस केस में एलोंगेशन होगा अलोंग एक्स, एलोंगेशन होगा अलोंग वाई एंड जेड एज वेल, ठीक है। तो ये मतलब वो सब होता है मतलब एबनॉर्मल मटेरियल्स बेसिकली, ठीक है। ओके, मटेरियल्स का एक्चुअली बहुत कुछ है, जैसे अब मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ, ये सब बोले थे, अच्छा बोल पूछ लो पूछ लो। मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ब्रेथ लेंथ विड्थ तीनों इंक्रीज तो नहीं कर सकते, पर ये जो मटेरियल्स होता है ये करते हैं, फिर वॉल्यूम तो एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम तो चेंज करता है। फोम का जैसे एग्जांपल बोला, फोम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मैं बोला ना वो डिजाइन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मतलब मैंने बोला ना ऑरिगेमी में एक ट्रिक ये रहता है कि वो होता है ना, हम लोग पेपर कटिंग कर लेते हैं तो उसमें थोड़ा वॉल्यूम थोड़ी कंजर्व हो रहा है उसके, इसमें इट्स अ 2D थिंग, ठीक है। अब उसको ऐसी ज्योमेट्री क्यों ना, मैंने कैसे बताऊं, ऐसा कुछ था, था ना उसको, मे बी कि ये जितनी ये सब टॉपिक्स के ऊपर ना सब मैंने अच्छे अच्छे ये लोग बना के रखे हैं, ऐसा कुछ में भी, ठीक है, कि आप इधर से खींचोगे उधर से खींचोगे पूरा फैलेगा, मैंने इधर भी एक फोल्ड रहता है पेपर का, ठीक है, रहता है, ठीक है, क्या हर डायरेक्शन में होगा, छोड़ो यार, ठीक है। हाँ मतलब ये सब खोजिएगा तो नेट पे आपको मिलेगा, सो ये सब कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। तो यही था शूज वाला, हमको ये बहुत इंटरेस्टिंग याद है ऐसा, ठीक है। बस तो पॉइजन रेशियो पे जो प्रॉब्लम होगा क्लब्ड विथ यंग्स मॉड्यूलस एंड एवरीथिंग, नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स हल्का फुल्का ले लेंगे, और पॉइजन रेशियो विद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और क्या है, ओ या दिस वन, हम वही सोच रहे थे कुछ, एक तो खुद को एक तो बाकी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नहीं, उसके लिए मुझे आधा घंटा पूरा लगेगा डेरिवेशन के लिए, ठीक है। मैं एक चीज एटलीस्ट कोरिलेट करवा देते हैं, यस वी हैव एनफ टाइम फॉर दैट, मैं लंबे वाले में नहीं जाता, ये हो गया कॉपी जो भी करना था, ठीक है। वी टेक अप अ स्मॉल थिंग जिससे एटलीस्ट हम लोग टॉपिक तो कवर कर लेंगे एटलीस्ट आज को, इतना कर सकते हैं इसमें इलास्टिक पोटेंशियल, और प्रॉपर डेरिवेशन इट विल अवेट अनदर क्लास, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये रहता है सिंपल,
चचा आप डिफॉर्म कर रहे हो, आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, इंटरनल फोर्सेस भी अराइज कर रहा है, इंटरमोलिकुलर सेपरेशन चेंजेस कर रहा है, सो सम इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है ये बेसिकली इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होता है। ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्केल इंटरमोलिकुलर सेपरेशंस आर चेंजिंग, तो आप इंटरमोलिकुलर लेवल पे एनर्जी स्टोर कर रहे हो which may or may not be regained back, ठीक है। इनफैक्ट एक चीज बताता है, ठीक है, बोलता है कि जैसे ये जो इलास्टिक मटेरियल्स होता है ये लोग बार बार लोडिंग अनलोडिंग करोगे अगर बहुत ज्यादा, दे माइट गेट हीटेड अप, बेसिकली वही रीजन, लोडिंग अनलोडिंग में बेसिकली एनर्जी अब्सॉर्ब रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो इट माइट गेट हीटेड अप। तो मेन चीज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल जो टर्म पढ़ रहा है ये एक्चुअली एटॉमिक लेवल पे स्टोर हो रहा है, इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट दिस एनर्जी कैन बी रिकवर्ड एज वेल, मतलब ये लॉस नहीं होगा, ये प्रॉपर्ली स्टोर होगा एंड देन बाद में इसको रिकवर कर सकते हैं। परमानेंट डिफॉर्मेशन जहां पे हो रहा था रेसिडुअल स्ट्रेन, वहां पे मतलब रिकवर नहीं कर पा रहा, वहां पे एक परमानेंट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल का अगर एक्सप्रेशन को डिराइव करना तो देयर आर टू वेज, एक तो लंबा चौड़ा थोड़ा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करता है, और एक होता है जो सिंपल वाला एटलीस्ट बेसिक आइडिया उससे जल्दी दे सकता हूं, ये आइडिया हमने ऑलरेडी देखा था कि सर इंटरनल फोर्स एक्सप्रेशन कैन बी डन एज ay upon L naught del L, and this was pretty close to the expression k del x. Now we make a complete similarity. हम बोलते हैं सर ड्यूरिंग सिंपल एलोंगेशन स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, ड्यूरिंग लोडिंग स्प्रिंग फोर्स की तरह ही बिहेवियर, आप धीरे धीरे लोडिंग कर रहे हो, ठीक है। ये पूरा फैक्टर तो कांस्टेंट है ना ay upon L naught, तो स्प्रिंग का जैसे पोटेंशियल जो आया था उसका भी वैसे ही आना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, वही तो आइडिया रहता है एसेंशियली, ठीक है। तो अगर तुम इसको पूरा डिराइव करते हो कि सर एज डेल यू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव ब्ला ब्ला फोर्सेस, ठीक है, हाँ मतलब एकदम अल्टीमेटली आइडिया वही आना चाहिए। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में अगर आया था आपका हाफ के डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, यू मस्ट हैव अ सिमिलर एक्सप्रेशन हियर, तो हम लोग बोलते हैं सर देयरफॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक चीज, रेफरेंस कहां पे लेते हैं, नेचुरल लेंथ में, इन्फिनिटी कोई मत बोलते ना यहाँ पे, ग्रेविटेशन तक इन्फिनिटी चला तो इन्फिनिटी पे रेफरेंस कहां पे लेते हैं, नेचुरल लेंथ में। स्प्रिंग में रेफरेंस कहां पे, नेचुरल लेंथ में, नेचुरल में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ के तो लिखेंगे नहीं, विल गो विथ ay अपॉन L नॉट डेल L स्क्वायर, लेकिन ऐसा छोड़ते नहीं, हम लोग इसको थोड़ा सजाते हैं, ठीक है, ताकि सुंदर सुशील एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्या सुंदर यहाँ पे इतना थोड़ी सुंदर है, देखो ना, और सुंदर फॉर्मेट आएगा, देखो बोलता है सर क्या करो, ए वाई एल नॉट डेल एल रखो, ठीक है, इधर रखिए डेल एल अपॉन एल नॉट लेके आओ, एल नॉट थोड़ा एक एल नॉट ज्यादा हो गया, ठीक है, एल नॉट मल्टीप्लाई करो, क्या, हाँ हाँ ये एल नॉट में जानबूझ के लेके आए ताकि मतलब मैं स्ट्रेन कर पाऊँ, ठीक है, हाँ आ रहे हौले हौले, सब फटाक से थोड़ी हो जाएगा, हाँ हाँ हौले हौले, बात सही है, उधर ही जा रहा है, ऐसे लेके आए। अब हम बोलते हैं सर, और सर एरिया को यहाँ नहीं रखता सर, ठीक है, एरिया को मैं सर यहाँ रखता हूँ, ठीक है, क्लियर है ना क्या कर रहे हैं, एक एल नॉट लाए, एरिया भी यहाँ करे, अब हो क्या वाई बाई वाई डेल अपॉन एल नॉट, दिस यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इज स्ट्रेस, और ये स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ठीक है, एटलीस्ट ये पार्ट तो कर्व से मिलेगा हमको, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन से लाइक हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है, इट्स एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं सर अरे इतना लिखो लिखो, तो यहाँ पे थोड़ा एनर्जी डेंसिटी के लिए मुझे मिटा के करना पड़ेगा। अगर आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बाई वॉल्यूम कर देते हैं यहाँ, जब वॉल्यूम को ना ऐसे करके थोड़ा डिनोट मारते हैं, मैं फ्लूइड में ये बहुत ज़्यादा करूँगा, आई जस्ट यूज अ लाइक डबल डैश टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेलोसिटी एंड वॉल्यूम, बहुत कॉमनली आने वाला फ्लूइड में, ठीक है, ओके। तो एनर्जी डेंसिटी बाई वॉल्यूम, तो इसको हम लोग एनर्जी बाई वॉल्यूम, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, नाम से समझ में आ रहा है, यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है। लोग ऐसे समझाना चाहते हैं कि सर आप जब एक रॉड को डिफॉर्म करते हो ना, हर जगह तो मॉलिक्यूल स्ट्रेच कर रहा है ना, तो जो एनर्जी आप कैलकुलेट किया हाफ की टोटल एनर्जी, ये पूरा फैला हुआ है, इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द बॉडी, ठीक है,
बॉडी के एक पार्ट में नहीं है, हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। इसलिए वी कॉइन दिस न्यू टर्म, वी टॉक अबाउट एनर्जी डेंसिटी, कि भाई यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। तो इट्स अ कॉमन टर्म दैट वी ऑफन यूज, एंड इसका फॉर्मूला जनरली लोग बहुत याद रखते हैं, दैट इज हाफ इनटू, अभी एनर्जी बाई वॉल्यूम कर लो तो क्या आ जाएगा, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, हाँ हाँ, एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, क्या थ्योरेटिकल लाइफ में भी, ठीक है, जो चेंज इन वॉल्यूम हो दैट विल बी नेग्लिजिबल, ठीक है। सॉलिड्स माने गैसेस आर द ओनली थिंग्स व्हिच गो कंसीडरेबल एक्सपेंशन, लिक्विड्स भी कंप्रेसिबल होते हैं बट नॉट टू दैट एक्सटेंट एज अ गैस, ठीक है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दोनों लाइक डेल वी होगा दोनों का, या डेल एल होगा, लेकिन नॉट दैट मच, ठीक है। ओके, तो उस सेंस में जो वॉल्यूम लोगे, अगर तुम न्यू वॉल्यूम भी लिए दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम एज द ओल्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का एक अच्छा खासा फॉर्मूला आता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एंड यस इसके लिए तुम बोल सकते हो, यू कैन कॉइन द टर्म, यहाँ पे तुम लोग नीचे में लिख लेना, मैं ऊपर में लिख देता हूँ, इट्स एरिया अंडर द कर्व। तो समझ में आ रहा है, मतलब हुक्स लॉ रीजन में ग्राफ कर्व हो जाने के बाद तुमको तो हाफ इंटू स्ट्रेन नहीं पता चलेगा, हुक्स लॉ रीजन में एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर सिग्मा एप्सिलॉन ग्राफ, किस रीजन में, हुक्स प्रोपोर्शनल रीजन, प्रॉप रीजन लिख रहा हूं, जो प्रोपोर्शनल रीजन है वहां पे अगर तुम एरिया निकालते हो तो एरिया विल डिनोट नॉट द एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये कॉमन लाइक आइडिया रहता है, ठीक है, कॉमन एक कंक्लूजन रहता है, दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्लास प्रॉपर्ली द फ्लूइड ले पाएंगे, एंड विल टेक अप प्रॉब्लम्स ऑन दिस, एंड या भाई साइड बाय साइड टॉर्क को लात नहीं मार देने का, ठीक है, मैं बता रहे हैं, ठीक है, मैंने टॉर्क एज वेल रोटेशन थोड़ा पढ़ लो, ग्रेविटेशन एज वेल, आज को और नहीं ले रहा।